देखना अंकित का प्यार तुम्हारे हर दर्द को ख़त्म कर देगा, मीत ने मुस्कुराते हुए कहा। सिम्मी उन दोनों की बात सुनकर फीका सा मुस्कुरा देती है। तब तक अंकित सबके लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता है और टेबल पर रख देता है। वह सिम्मी के बगल में बैठते हुए बोलता है, सीमू तुम एक बार और सोच लो, तुम चाहो तो अभी भी मना कर सकती हो। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अंकित की बात सुनकर सिम्मी कुछ देर सोचती है और बोलती है, मैंने सोच लिया है अंकित, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अब मैं ऋषभ की यादों से बाहर आना चाहती हूँ। जब वह अपनी लाइफ में दिव्या के साथ खुश है तो मुझे भी अपनी लाइफ में खुश रहने का अधिकार है। सिम्मी की बात सुनकर सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। रीत और मी सिम्मी के गले लग जाती हैं। तो फिर हम जल्दी से तुम दोनों की सगाई कर देते हैं, रीत ने चहकते हुए कहा। रीत की बात सुनकर सिम्मी की धड़कनें तेज हो गई। सब कुछ इतना जल्दी होगा उसने सोचा नहीं था। सिम्मी बस हाँ में सर हिला देती है। तो रीत और मीत उसकी सगाई की डेट निकलवाने के लिए पंडित जी के पास चली जाती हैं। अंकित सिम्मी के पास बैठकर उससे बात कर रहा था, पर सिम्मी का ध्यान तो कहीं और ही था। उसे वह वक्त याद आता है जब वह बाहर डिनर के लिए अंकित के साथ जाने वाली थी। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वह फ़ोन पिक करती है और बोलती है, हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऋषभ से दूर रहना, पर लगता है तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम्हें अकल आ जाए। रीत, मीत और अंकित तुम्हारे बहुत करीबी दोस्त हैं ना, और तुम तो अंकित के साथ ही रहती हो, तो सबसे पहले मैं उसे चोट पहुंचाऊंगी। सामने से एक लड़की की गुस्से भरी आवाज़ आई। देखो दिव्या, अगर यह तुम हो तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि अब मेरा ऋषभ से कोई भी वास्ता नहीं है। और जो ये सब तुम बोल रही हो ना, कहने की सोचना भी मत, सिम्मी ने गुस्से में कहा। कौन दिव्या? मैं कोई दिव्या नहीं हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ? अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, तुम्हारे दोस्तों को चोट पहुँचाने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। और भूल से भी यह बात किसी को मत बताना, वरना तुम तो अंधी हो। मैं जो करूँगी उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। लड़की बोलती है और कॉल कट कर देती है। ये कौन है जो मुझे बार बार फ़ोन करके धमकी दे रही है? मैं तो ऋषभ से दूर ही हूँ, फिर भी यह मुझे ऋषभ से दूर रहने का बोल रही है। अगर इसने सच में मेरे फ्रेंड्स को कोई नुकसान पहुंचाया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तो पहले ही ऋषभ से दूर हूँ। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि अब ऋषभ खुद मेरे पास ना आए, सिम्मी ने अपने मन में सोचा। सीमू, अंकित ने कहा तो सिम्मी अपनी सोच से बाहर आई। क्या सोच रही थी? अंकित ने उसे सोच में गुम देख कर कहा। कुछ नहीं अंकित, मैं बस कैसे क्या होगा सोच रही थी, सिम्मी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। सिम्मी की बात सुनकर अंकित मुस्कुरा देता है। सिम्मी अपने मन में सोचती है, पता नहीं जो मैं करने जा रही हूँ वह सही है या नहीं। पर जिन फ्रेंड्स ने मुसीबत में मेरा साथ दिया है, अपनी वजह से मैं उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। हो सकता है वह लड़की बस ऐसे ही बोल रही हो, लेकिन अगर यह सच हुआ तो। ऋषभ अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था। आज वह बहुत गुस्से में था और अपना सारा गुस्सा ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर उतार रहा था। उसके जहन में इस वक्त सिम्मी की कही हुई बातें गूंज रही थी। वह जितना उसके बारे में सोचता उतना ही उसे गुस्सा आता। इधर रीतमी सगाई की डेट निकलवा कर आ गई थी और सिम्मी को बता रही थी कि ठीक 3 दिन बाद सगाई का मुहूर्त है और उसके 3 दिन बाद शादी का। सिम्मी कुछ सोचते हुए बोलती है, यह कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? मेरा मतलब है कि सब कुछ अचानक हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। सीमू, हमने कोशिश की थी कि बाद की कोई डेट मिले, लेकिन इस मुहूर्त के बाद पूरे साल तक शादी का कोई योग नहीं है। सिम्मी का दिल किया कि वह बोल दे कि अभी उसे थोड़ा वक्त चाहिए। तभी मीत ने कहा, सही है ना सिमू, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। फिर अंकित ने कहा कि सब कुछ सिंपल तरीके से होगा। वैसे हमें अंकित ने बताया कि ऋषभ और दिव्या यहाँ आए हुए हैं। सिम्मी ने धीरे से बस इतना ही कहा। और ये बात तू हमें कब बताने वाली थी? रीत ने सिम्मी को घूरते हुए कहा। प्लीज़ रीत, मैं उन दोनों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, सिम्मी ने धीरे से कहा। तब तो तुझे जल्द से जल्द अंकित से शादी कर लेनी चाहिए, ताकि तू उस ऋषभ देशमुख को बता सके कि जैसे वह अपनी ज़िंदगी में खुश है वैसे तू भी अपनी ज़िंदगी में खुश है। मीत ने कहा। अंकित उन सब की बातें ध्यान से सुन रहा था। तभी उसने कहा, तुम दोनों सीमू को फोर्स मत करो, उसका जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। देखा सीमू, अंकित को तुम्हारी खुशी की कितनी परवाह है। जब अंकित तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? रीत ने धीरे से सिम्मी से कहा। रीत की बात सुनकर सिम्मी सोचने पर मजबूर हो जाती है। उसका दिल कह रहा था कि वह सिर्फ ऋषभ की है, वह किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन उसका दिमाग अब तक अंकित ने जो भी उसके लिए किया उसके बारे में सोच रहा था। तभी उसे उस लड़की की धमकी याद आई जिसमें उसने उसे ऋषभ से दूर रहने को कहा था। वह आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है और बोलती है,
ठीक है, मुझे मंजूर है। सिम्मी की बात सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। रीत और मीत सिम्मी के गले लग जाती हैं और अंकित नम आंखों से सिम्मी को देख रहा था। वह आज बहुत खुश था क्योंकि अब सिम्मी उसकी होने जा रही थी। भले ही सिम्मी उससे प्यार नहीं करती है, पर उसे पूरा यकीन है कि एक दिन वह अपने प्यार से सिम्मी का दिल जीत लेगा। उसके बाद पूरे दिन रीत मीत सिम्मी के साथ रही और उससे सगाई की बातें करती रही। उसके बाद अंकित ने सबके लिए डिनर बनाया और डिनर करने के बाद रीत मीत फिर आने का बोलकर चली गई। उनके जाने के बाद सिम्मी भी अपने रूम में चली गई रेस्ट करने के लिए। अंकित के लिए तो वैसे भी आज खुशी का दिन था, उसे तो वैसे भी नींद नहीं आनी थी। सिम्मी बेड पर लेटी हुई थी और उसके आंसू तकिए को भिगो रहे थे। वह दिल और दिमाग के बीच में उलझी हुई थी। वह लाख कोशिश कर ले लेकिन ऋषभ को अपने दिल से नहीं निकाल पा रही थी। वह ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जिसमें उसके लिए ऋषभ को भुलाना नामुमकिन था, और दूसरी तरफ अंकित के साथ आगे बढ़ना उसके दिल को गवारा नहीं हो रहा था। वह अपना मुंह दबाए रोने लगती है। चलो ना बेबी, आज लंच टाइम में हम शॉपिंग के लिए चलते हैं और लंच भी वहीं कर लेंगे, दिव्या ने ऋषभ से कहा जो सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। सॉरी यार दिव्या, मेरी आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा, उसने ब्लेजर पहनते हुए कहा। बेबी तो हम किसी और टाइम चले जाएंगे ना, पर तुम मना मत करो प्लीज़ बेबी, दिव्या ने ऋषभ से बहुत रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला तो चलेंगे, ऋषभ ने अपना मोबाइल उठाते हुए कहा। उसने एक नज़र दिव्या को देखा और वहाँ से चला गया। ऋषभ की बात पर दिव्या बहुत खुश हो गई। उसे पता था कि वह ऋषभ को इमोशनल ब्लैकमेल करके कोई भी काम करवा सकती है। इधर अंकित सिम्मी को आश्रम छोड़ता है और बोलता है, सिमू आज जीत मीत आएंगी तो तुम उनके साथ शॉपिंग पर चली जाना। पर अंकित, इसकी क्या ज़रूरत है, सिम्मी ने धीरे से कहा। यह बात तो तुम रीत मीत से बोलना, अंकित ने हंसते हुए कहा और कार में बैठकर चला गया। सिम्मी आश्रम के अंदर जाती है और जूही के साथ मिलकर काम करने लगती है। वहीं ऋषभ ऑफिस में बैठा हुआ लैपटॉप पर एक वीडियो देख रहा था और साथ में एक फाइल भी पढ़ रहा था। वह अपने आप से बोलता है, तो हमारी कंपनी को धोखा देने वाले तुम हो, यह तुमने बहुत गलत किया है, इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। फिर वह विकास को कॉल करता है और अर्जेंट मीटिंग रखने को बोलता है। थोड़ी ही देर में सभी मीटिंग रूम में पहुंच चुके थे। ऋषभ सभी को घूर घूर कर देख रहा था। सभी के चेहरे पर डर और घबराहट के भाव से साफ नजर आ रहे थे। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी अर्जेंट में मीटिंग क्यों रखी है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है और मैं वापस जा रहा हूं। लेकिन जाने से पहले मैं उस व्यक्ति का प्रमोशन करना चाहता हूं जो दिल से इस ऑफिस के लिए काम करता है, ऋषभ ने सबको देखते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे कि आखिर वह कौन है जिसे प्रमोशन मिल रहा है। जूनियर असिस्टेंट मिस्टर गौरव, ऋषभ ने कहा तो सभी उसे देखने लगे। गौरव हैरान होकर ऋषभ को देख रहा था। वह बहुत खुश था। आपने हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए आपकी मेहनत और लगन देखते हुए हमने सोचा कि आपको प्रमोशन दिया जाए, ऋषभ ने गौरव को देखते हुए कहा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस काबिल समझा, ने खुश होते हुए कहा। ऋषभ खड़ा हो गया और गौरव को अपने पास आने का इशारा किया। गौरव उठता है और सबको एटीट्यूड से देखता हुआ ऋषभ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। आपको प्रमोशन देने से पहले हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, ऋषभ ने गौरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सर मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ, गौरव ने चहकते हुए कहा। अंदर आ जाइए, ऋषभ ने कहा तो सबकी नजरें गेट की तरफ हो गई और गेट पर देखते ही देखते उनकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। सर ये सब क्या है, गौरव ने घबराते हुए गेट की तरफ देखकर कहा। गिफ्ट है गौरव तुम्हारे लिए, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरव ने डरते हुए गेट की तरफ देखा जहां पुलिस खड़ी थी। वह हकलाते हुए, पुलिस? लेकिन किस लिए सर, आखिर मैंने किया क्या है? तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? कोई नहीं, हम बता देते हैं, बोलकर ऋषभ लैपटॉप पर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें गौरव ऑफिस के सभी सीक्रेट्स उनके राइवल्स को बता रहा था। ये देखकर गौरव की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। वह डरते हुए ऋषभ की तरफ देखता है। फिर वह उसे वह फाइल दिखाता है जिसमें उसके खिलाफ सबूत थे। फिर वह इंस्पेक्टर से गौरव को ले जाने के लिए बोलता है और फिर गौरव से बोलता है, तुमने हमें धोखा देकर ठीक नहीं किया, अब तुम कहीं भी जॉब करने लायक नहीं रहोगे। गौरव ऋषभ के पैर पकड़ते हुए बोलता है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सर, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था सर, पर आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी सर, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। इंस्पेक्टर ले जाइए इसे, ऋषभ ने गुस्से से कहा तो इंस्पेक्टर गौरव को पकड़कर अपने साथ ले गए। उसके बाद ऋषभ सब एम्प्लॉयज़ को देखते हुए, गौरव के केस से आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि कंपनी को धोखा देने वाले के साथ क्या होगा, इसलिए भूल से भी कंपनी के साथ धोखा करने की सोचना भी मत।
ऋषभ के गुस्से को देखकर सभी एम्प्लॉयज सहम गए थे। ऋषभ ने उन सबको देखा और वापस अपना काम करने का बोलकर उनको भेज दिया। ऋषभ अपने केबिन में बैठा हुआ कॉफ़ी पीते हुए लैपटॉप पर वर्क कर रहा था कि तभी दिव्या की कॉल आई। उसने जैसे ही कॉल पिक किया, दिव्या ने पूछा, कब आ रहे हो शॉपिंग के लिए? ऋषभ ने गहरी सांस ली और कहा, तुम मॉल पहुंचो, मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। थैंक्स बेबी, लव यू, दिव्या ने खुशी से उछलते हुए कहा। ऋषभ ने कॉल कट कर दी और अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके लैपटॉप को बंद किया और ऑफिस से निकल गया। इधर रीत मीत आश्रम के बाहर खड़ी सिम्मी का वेट कर रही थी कि उनकी नज़र बाहर आती सिम्मी पर पड़ी। वह दोनों उसके पास जाती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती हैं। चलो सिमू, हम सब मॉल चलते हैं, तुम्हारी सगाई है तो शॉपिंग तो बनती है ना। रीत ने हंसते हुए कहा, पर मेरा मन नहीं है शॉपिंग करने का, मेरे पास कपड़े हैं और लेने की क्या ज़रूरत है। सिम्मी ने धीरे से कहा, देख सिम्मी, हम जानते हैं कि ये सब तेरे लिए बहुत मुश्किल है, ऋषभ को भुलाकर अंकित को अपनाना, लेकिन तू क्यों सिर्फ अपने बारे में सोच रही है? अंकित के बारे में भी तो सोच। तुझसे कितना प्यार करता है, तेरी खुशी चाहता है, तो क्या तू अंकित के लिए इतना नहीं कर सकती है? मीत ने सिम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा। मीत की बात सुनकर सिम्मी चुप हो जाती है। वह अपने बारे में सोचकर अंकित के साथ गलत नहीं कर सकती, इसलिए उसने सहमति में अपना सर हिला दिया। उसके बाद रीत और मीत कैब बुक करती हैं। थोड़ी देर में कैब आ जाती है तो वह दोनों सिम्मी के साथ मॉल चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में वे तीनों मॉल पहुंच जाती हैं। वे दोनों सिम्मी का हाथ पकड़े हुए मॉल के अंदर जाकर लेडीज सेक्शन की तरफ चली जाती हैं। उसी मॉल में ऋषभ और दिव्या भी आए थे। दिव्या उसका हाथ पकड़ती है और अपने लिए ड्रेस लेने के लिए शॉप पर चली जाती है। रीत भी सिम्मी के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, वहीं सिम्मी चुपचाप खड़ी थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी कि वह देख नहीं सकती है, वरना उसके लिए रीत मीत को यूँ परेशान नहीं होना पड़ता। जब उन्हें वहाँ कुछ पसंद नहीं आता तो वह दूसरे स्टोर की तरफ चली जाती हैं, पर उन्हें वहाँ भी कुछ पसंद नहीं आता। ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ बैठकर तब तक कॉफ़ी पीती हूँ, तब तक तुम दोनों मेरे लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट कर लो। सिम्मी ने कहा, तू पक्का यहीं बैठी रहेगी ना? रीत ने कहा, हाँ, मैं यहीं तुम दोनों का वेट करूँगी। सिम्मी ने कहा तो रीत मीत उसको कॉफ़ी देकर वहाँ से चली जाती हैं। सिम्मी अपनी कॉफ़ी पीने लगती है। वैसे भी जब उसको कपड़े देखने ही नहीं थे तो वह इधर उधर जाकर क्या करती। इधर दिव्या भी ऋषभ को इधर से उधर घुमा रही थी, जिससे ऋषभ खींच रहा था। वह एक कॉल का बहाना बनाकर वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। वह कॉफ़ी पीने के इरादे से कॉफ़ी शॉप की तरफ बढ़ जाता है। तभी उसकी नज़र वहाँ बैठी सिम्मी पर पड़ी। उसे देखते ही उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने ब्लू कलर का पटियाला सूट सलवार पहन रखा था। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ अपलक उसे देख रहा था। उसके बाद ऋषभ अपने कदम सिम्मी की तरफ बढ़ाता है और कोई हलचल किए बिना जाकर सिम्मी के पास बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। अचानक से सिम्मी के हाथ कॉफ़ी पीते हुए रुक जाते हैं। उसका दिल अचानक ही तेज़ी से धड़कने लगता है। उसे महसूस होता है कि ऋषभ वहीं है। वह कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है, मिस्टर देशमुख। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या बात है सिम्मी, मैं तुम्हारे दिल में इस कदर छा चुका हूँ कि मेरा तुम्हारे पास होने का एहसास तुम्हें हो गया। सिम्मी को बिल्कुल सही महसूस हुआ था। ऋषभ उसके पास बैठा हुआ था। वह गुस्से में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ, ऋषभ ने सिम्मी को देखते हुए कहा। क्या कहा आपने? ऋषभ अपने होश में आते हुए, कुछ नहीं, मैं तो यहाँ कॉफ़ी पीने आया था, तुम्हें यहाँ अकेले बैठे देखा तो तुम्हारे पास चला आया। यहाँ इतनी सारी जगह है, आप कहीं और जाकर बैठ जाइए। सिम्मी ने बेरुखी से कहा, पर यहाँ तो एक भी सीट खाली नहीं है। ऋषभ ने सिम्मी से झूठ बोलते हुए कहा। ऋषभ की बात पर सिम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी कॉफ़ी पीने लगी। ऋषभ के उसके पास होने पर जहाँ उसकी धड़कनें बेतहाशा बढ़ रही थी, वहीं उसके दिमाग में उससे दूर रहने की चेतावनी चल रही थी। ऋषभ सिम्मी के पास बैठा हुआ था और सिम्मी चुपचाप कॉफ़ी पी रही थी। करीबी से वह बेचैन हो रही थी और रीतमी जल्दी से आ जाए सोच रही थी। वैसे तुम अकेली आई हो क्या? ऋषभ ने सिम्मी को देखते हुए कहा। आप क्या करेंगे जानकर? सिम्मी ने बेरुखी से कहा। तुम मुझसे इतनी बेरुखी से बात क्यों करती हो? क्योंकि प्यार से बात करने का हक आपने मुझे कभी दिया ही नहीं। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ खामोश होकर उसे देखने लगता है। उसकी बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वैसे मैं वापस जा रहा हूँ, तुम्हें देखा तो सोचा जाने से पहले तुमसे मिल लूँ, ने सिम्मी को देखते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। ऋषभ जा रहा है ये जानकर उसे निराशा होती है, लेकिन वह ऋषभ को रोक भी नहीं सकती है। तभी दिव्या ऋषभ को ढूंढते हुए वहां आती है और उन दोनों को साथ बैठे हुए देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। वह अपने फेस पर हल्की मुस्कुराहट लिए ऋषभ के पास जाती है और बोलती है, बेबी तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तभी रीत और मीत भी सिम्मी के लिए शॉपिंग करके उसके पास आ जाती हैं। वहाँ पर ऋषभ और दिव्या को देखकर वह दोनों हैरान हो जाती हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रीत ने ऋषभ और दिव्या को घूरते हुए कहा।
हम तो यहाँ शॉपिंग करने आए थे जैसे तुम दोनों आई हो, दिव्या ने भी रीत को घूरते हुए कहा। छिपकली, मीत ने दिव्या को घूरते हुए कहा। दिव्या इधर उधर देखते हुए, कहाँ है छिपकली? लगता है चली गई, मॉल वाले भी सफाई नहीं रखते, तभी तो छिपकली यहाँ वहाँ घूम रही है। मीत ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। चलो सीमू, तुम्हारी सारी शॉपिंग हो गई है। रीत ने सिम्मी को देखते हुए कहा। सिम्मी खड़ी हो जाती है उनके साथ जाने के लिए। तभी मीत ऋषभ और दिव्या से बोलते हैं, वैसे 2 दिन बाद सिम्मी और अंकित की सगाई है, तुम दोनों चाहो तो आ सकते हो। सिम्मी की सगाई की खबर सुनकर जहाँ दिव्या के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी, वहीं ये जानकर कि सिम्मी और अंकित सगाई कर रहे हैं, ऋषभ को बहुत बुरा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। वह सिम्मी को देखते हुए बोला, तुम्हारी सगाई हो रही है अंकित के साथ? सिम्मी अपने जज्बातों को संभालते हुए बोली। हाँ। उसकी और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा नहीं था कि ऋषभ को उसकी सगाई की बात पता चल जाएगी। वहीं दिव्या खुशी से चहकते हुए बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, हम दोनों तुम्हारी सगाई में ज़रूर आएंगे, है ना ऋषभ? ऋषभ सिम्मी को देखते हुए, तो फिर ठीक है, हम लोग चलते हैं, आपको टाइम और प्लेस मैसेज करके बता देंगे, रीत ने कहा और मीत के साथ सिम्मी को लेकर वहाँ से चली गई। बाहर आने पर सिम्मी थोड़े गुस्से में मीत से बोली, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऋषभ को ये बताने की कि मेरी सगाई हो रही है? और बताया भी तो क्या ज़रूरत थी उन दोनों को सगाई में बुलाने की? ज़रूरत थी सीमू, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसने क्या खोया है। तुझे और अंकित को साथ देकर उसे एहसास होगा कि तू अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तू उसके बिना भी खुश है जैसे वह खुश है दिव्या के साथ। मीत ने कहा, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना है। वैसे भी ये सब इतनी जल्दी हो रहा है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसे में अगर ऋषभ मेरी सगाई में आएगा तो मैं कैसे अपने आप को संभाल पाऊंगी? आज भी मेरी धड़कन सिर्फ ऋषभ का नाम लेती है। सिम्मी ने नम आंखों से कहा, तो मिटा दे अपने दिल से ऋषभ का नाम, क्योंकि उसे कोई परवाह नहीं है तेरी। लिखना है तो अपने दिल पर अंकित का नाम लिख, जो तेरी परवाह करता है और तुझे दिलो जान से चाहता भी है। रीत ने सिम्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रीत की बात सुनकर सिम्मी रोने लगती है। वह अपने मन में बोलती है, जिस दिन मेरी धड़कनों से ऋषभ का नाम मिटा वह मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। क्योंकि सिम्मी भले ही ऋषभ से दूर है लेकिन उसकी रूह में सिर्फ ऋषभ ही बसा हुआ है। रीत और मीत सिम्मी की हालत समझ रही थी क्योंकि वह जानती हैं कि सिम्मी जुनून की हद तक ऋषभ से प्यार करती है। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि ऋषभ की वजह से सिम्मी को सिर्फ दुख ही मिला है। इसलिए वह नहीं चाहती कि सिम्मी ऋषभ के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। इसी कारण वह सिम्मी की शादी अंकित से होने पर खुश थी, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि अंकित सिम्मी को हमेशा खुश रखेगा। सिम्मी अपने आप को संभालती है और रीत और मीत के साथ घर चली जाती है। रीत और मीत ने भी कुछ वक्त सिम्मी को सोचने के लिए दिया, जिससे सही गलत क्या है वह सोच सके। इधर ऋषभ भी दिव्या के साथ होटल पहुंच जाता है। वह दिव्या से बाद में बात करने का बोलकर अपने रूम में चला जाता है। वह कुछ देर अकेले रहना चाहता था क्योंकि जब से उसने सिम्मी की सगाई की बात सुनी थी वह बेचैन सा हो रहा था। उसे अपनी बेचैनी की वजह समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वह परेशान सा इधर से उधर चक्कर काट रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वह कॉल रिसीव करता है और बोलता है, बताओ क्या पता चला है? सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनते ही ऋषभ के चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे जैसे वह सामने वाले की बात सुनता जा रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उसके चेहरे से यह बता पाना मुश्किल था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद सामने वाले ने अपनी पूरी बात कहकर कॉल कट कर दी। वहीं ऋषभ अपने आप से बोला, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे सिम्मी, कि तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं सिम्मी रीत और मीत के साथ घर पहुंच जाती है। अंकित ऑफिस गया हुआ था इसलिए रीत सिम्मी को रेस्ट करने का बोलकर मीत के साथ डिनर की तैयारी करने चली जाती है। वहीं सिम्मी रूम में जाकर फ्रेश होती है और बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है। इस वक्त उसके दिमाग में ऋषभ चल रहा था। वह उसकी सगाई की बात सुनकर क्या सोच रहा होगा। फिर उसे अपनी ही सोच पर हंसी आती है और सोचती है कि वह भला मेरे बारे में क्यों सोचेगा। उसने तो मन्नत में भी मुझसे जुदाई मांगी होगी। उसका दिल तो किसी और के लिए धड़कता है, फिर उसे मेरी धड़कनों की परवाह कैसे होगी। मुझे ही अपने कदम पीछे लेने हैं क्योंकि इन कदमों का तेरे कदमों के साथ चलना मुमकिन नहीं है। तभी डोरबेल बजती है तो सिम्मी अपनी सोच से बाहर आती है। रीत जाकर गेट खोलती है तो सामने अंकित था। वह अंदर आता है तो उसकी नज़र सिम्मी पर पड़ती है। वह उसे देखकर फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब अंकित फ्रेश होकर आता है तो डिनर टेबल पर रख दिया गया था। वह जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है जहाँ सिम्मी और रीत मीत पहले से बैठी हुई थी। सभी चुपचाप अपना डिनर फिनिश करते हैं और हॉल में सोफे पर बैठकर बातें करने लगते हैं। रीत मीत ने सिम्मी की सगाई तक छुट्टी ले रखी थी क्योंकि सगाई में ज़्यादा वक्त नहीं था।
वह सिम्मी के साथ रहना चाहती थी जिससे सिम्मी को कोई दिक्कत ना हो। तो कैसी रही शॉपिंग? अंकित ने रीत मीत से पूछा। बहुत अच्छी, हमने सीमो के लिए बहुत सारी ड्रेसेस ली हैं। रीत ने कहा। वैसे अंकित, आज मॉल में हमें ऋषभ और दिव्या मिले थे। हमने उनको तुम्हारी और सिम्मी की सगाई में इनवाइट किया है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मीत ने अंकित को देखते हुए कहा। तुम्हें ऋषभ को सगाई में इनवाइट करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता है इससे सिमू कितनी हर्ट हुई होगी। अगर ऋषभ और दिव्या हमारी सगाई में आ गए तो सिमी को बहुत तकलीफ होगी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, अंकित ने थोड़ा गुस्से में कहा। सॉरी अंकित, हमने तो उसे यहाँ इसलिए इनवाइट किया कि वह अपनी आंखों से देख सके कि सिम्मी उसके बिना भी खुश है। सिम्मी उसे भूलकर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। मीत ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं अंकित, ऋषभ और दिव्या के आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वह लोग मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं, इसलिए हमें उनके बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए। जैसे बाकी सभी गेस्ट आएंगे उन्हें भी हम गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। सिम्मी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तुम श्योर हो कि तुम्हें ऋषभ और दिव्या के यहाँ आने से कोई दिक्कत नहीं है? अंकित ने सिम्मी को देखते हुए कहा। हाँ अंकित, मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत पुरानी यादों को भुलाकर करना चाहती हूँ। सिम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है सिमू, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके आने से तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अंकित की बात सुनकर रीत और मीत राहत की सांस लेती हैं। उसके बाद सभी सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सिम्मी अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। वह अपने आप से बोलती है। अंकित से मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे तुम्हारी यादों को अपने दिल में कैद करके रखना होगा ऋषभ। तुम हमेशा मेरे दिल में एक खूबसूरत याद बनकर रहोगे और मेरे जीने की वजह भी। तुम्हारी जो जगह मेरे दिल में है वह किसी की नहीं होगी। जिस दिन तुम मेरे दिल से निकल गए उस दिन ये सिम्मी इस दुनिया को अलविदा कह देगी, क्योंकि तो मेरा इश्क नहीं जुनून है। बहुत देर तक सोचते सोचते सिम्मी सो जाती है, क्योंकि उसने अब सोच लिया था कि उसे क्या करना है। 2 दिन तैयारियों में कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सिम्मी और अंकित की सगाई का दिन आ गया। रीत मीत सगाई की अरेंजमेंट्स देख रही थी, क्योंकि सगाई घर पर ही थी। सगाई कुछ खास लोगों की मौजूदगी में होने वाली थी। मेकअप आर्टिस्ट सिम्मी का मेकअप कर रही थी। वहीं सिम्मी अंदर ही अंदर घबरा रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई खुशी नहीं थी। थोड़ी ही देर में सिम्मी रेडी हो जाती है तो रीत उसके पास आती है उसे बाहर ले जाने के लिए। सिम्मी का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी वह अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए रीत के साथ बाहर चली जाती है। जब बाहर आती है तो अंकित, जो बेसब्री से उसका वेट कर रहा था, उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंकित ने क्रीम कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था। रीत सिम्मी को ले जाकर अंकित के बगल में बैठा देती है, जिससे सिम्मी थोड़ी असहज हो रही थी। वहीं अंकित बस सिम्मी को देखे जा रहा था। वह आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सिम्मी को घबराते हुए देखकर मीत ने कहा। क्या हुआ सिम्मू, तू इतनी घबरा क्यों रही है? क्या ऋषभ और दिव्या भी यहाँ आए हैं? सिम्मी ने धीरे से कहा। नहीं, और शायद आएंगे भी नहीं, मीत ने धीरे से कहा। मीत की बात सुनकर सिम्मी थोड़ी राहत की सांस लेती है, फिर मन में सोचती है। सही है ऋषभ कि तुम यहाँ नहीं आए, क्योंकि तुम्हारे होते हुए मेरे लिए अंकित से सगाई करना मुश्किल हो जाता। सिम्मी दीदी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, जूही ने सिम्मी की तारीफ करते हुए कहा। जूही की बात पर सिम्मी हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी उसका दिल अचानक से बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ऋषभ उसके आसपास हो। हम कहीं लेट तो नहीं हो गए? अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी तो सभी आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं। सामने गेट पर दिव्या और ऋषभ हाथ में बुके लिए खड़े थे, और ये बात दिव्या ने कही थी। वहीं ऋषभ की नज़रें सिम्मी के ऊपर ठहरी हुई थी, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लू कलर नेट का शाइनिंग गाउन पहन रखा था और बालों का बन बनाया हुआ था, जबकि ऋषभ ने ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था। वहीं दिव्या ने वाइट कलर का गाउन पहन रखा था और बालों को कर्ल किया हुआ था। चले बेबी, दिव्या ने ऋषभ से कहा तो ऋषभ का ध्यान भंग हुआ और वह दिव्या के साथ अंदर चला गया। ऋषभ और दिव्या यहाँ आए हैं ये जानकर सिम्मी को बेचैनी सी होने लगती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह दोनों उसकी सगाई में आएंगे। नहीं, तुम दोनों बिल्कुल टाइम पर आए हो, रीत ने ऋषभ और दिव्या को घूरते हुए कहा। फिर मीत सिम्मी और अंकित के पास जाती है और बोलती है। इससे पहले कि हम सगाई की रस्म करें, क्यों ना एक कपल डांस हो जाए? सिम्मी कुछ बोलती उससे पहले अंकित ने कहा। क्यों नहीं, चलो सिम्मी। सिम्मी कुछ देर सोचती है, तभी अंकित उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ डांस फ्लोर पर ले जाता है। फिर सॉन्ग प्ले होता है। अंकित सिम्मी की कमर पर अपना एक हाथ रखता है और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ता है और डांस करने लगता है। सिम्मी धीरे धीरे अंकित के साथ डांस कर रही थी। उसकी करीबी से वह असहज हो रही थी। वहीं ऋषभ को उन दोनों को एक साथ डांस करते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा था। अंकित सिम्मी को देखे जा रहा था। वह उसे देखते हुए उसके करीब जाने लगता है, जिसे सिम्मी महसूस कर लेती है। वहीं यह देखकर ऋषभ को गुस्सा आने लगता है।
वहीं दिव्या उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब उसे ऋषभ को खोने का डर नहीं था। तभी सिम्मी अंकित से दूर हो जाती है। ठीक उसी वक्त सॉन्ग खत्म हो जाता है और सभी उन दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अंकित सिम्मी का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर हॉल में आ जाता है। रीत एक थाल में रखी हुई रिंग्स लाती है और अंकित के आगे करके बोलती है कि लो अंकित, सिम्मी को रिंग पहनाकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लो। रीत की बात सुनकर जहां सिम्मी की धड़कनें घबराहट से बढ़ जाती हैं, वहीं अंकित यह सुनकर मुस्कुरा देता है। अंकित सिम्मी का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में रिंग पहना देता है। सिम्मी को बहुत अजीब लग रहा था। उसका दिल उसे अंकित से सगाई करने के लिए मना कर रहा था। वह ऋषभ के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती है। सिमू, अंकित को रिंग पहनाओ, मीत ने कहा तो सिम्मी अपनी सोच से बाहर आती है। रीत सिम्मी के हाथ में रिंग पकड़ा देती है तो सिम्मी अपने कांपते हुए हाथों से अंकित को रिंग पहनाने के लिए अपने हाथ आगे करती है, तो अंकित अपने हाथ उसके हाथ के नीचे रख देता है। वहीं ऋषभ से अब यह सब देखा नहीं जा रहा था। वह लगातार सिम्मी को देख रहा था। उसके दिल में कुछ चल रहा था। सिम्मी घबराते हुए अंकित के हाथ में रिंग पहनाने वाली होती है कि अचानक ही वह बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। कोई कुछ समझता उससे पहले ऋषभ फुर्ती से जाकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है, सिम्मी सिम्मी। जब सिम्मी कुछ नहीं बोलती है तो ऋषभ उसे अपनी गोद में उठा लेता है और रीत से उसके रूम के बारे में पूछता है। रीत उसे सिम्मी का रूम बताती है तो ऋषभ जल्दी से उसे उसके रूम में लेकर जाकर उसके बेड पर लिटा देता है। सिम्मी को बेहोश देखकर सभी बहुत परेशान हो गए थे। अंकित को तो समझ ही नहीं आया कि अचानक से सिम्मी को क्या हो गया। उसे ऋषभ का सिम्मी को अपनी बाहों में उठाना पसंद नहीं आया। वह जल्दी से रूम में जाता है और ऋषभ को एक साइड करते हुए सिम्मी के पास बैठ जाता है और बोलता है, सिमू उठो, पर सिम्मी बेहोशी रहती है। तब तक ऋषभ डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लेता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आते हैं और सिम्मी का चेकअप करने लगते हैं। सिमू ठीक तो है डॉक्टर? अंकित ने परेशान होते हुए पूछा। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से वह बेहोश हो गई थी। हमने उन्हें इंजेक्शन दिया है, थोड़ी देर में उनको होश आ जाएगा। तब तक आप सब कुछ वक्त के लिए उन्हें अकेला छोड़ दें। डॉक्टर ने ऋषभ को एक नज़र देखकर अंकित से कहा और वहाँ से चले गए। डॉक्टर की बात मानते हुए सभी सिम्मी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं और उसके रूम से बाहर निकल जाते हैं। अच्छे खासे खुश भरे माहौल में सिम्मी के बेहोश होने पर दुख छा गया था। चुपचाप से एक जगह बैठे हुए थे। तबरीज सबको खाना खाने के लिए बोलते। इधर ऋषभ सबसे नज़र बचाते हुए सिम्मी के रूम में आता है और दिव्या को एक मैसेज भेज देता है। वह धीरे से रूम को लॉक करता है और सिम्मी की तरफ चल देता है। उसकी नज़रें बेहोश सिम्मी पर ठहरी हुई थी। आज वह लग भी तो बहुत खूबसूरत रही थी। वह बेख्याली में धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगता है। तभी सिम्मी अपनी आंखें खोल देती है, जिससे ऋषभ होश में आता है और अपने आप को रोक लेता है। अपने चेहरे पर गम सांसें महसूस करके सिम्मी धीरे से बोलती है, ऋषभ। ऋषभ सीधा खड़ा हो जाता है। सिम्मी बेड को पकड़ते हुए उठकर बैठ जाती है। वह अपनी स्टिक ढूंढ रही थी लेकिन वह उसे मिल नहीं रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया सिम्मी? अचानक से ऋषभ ने कहा। सिम्मी चौंकते हुए, क्या किया है मैंने? और बाकी सब कहाँ हैं? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम बेहोश हो गई थी सिम्मी, ऋषभ ने कहा तो सिम्मी को याद आता है कि कैसे वह अंकित को रिंग पहनाते वक्त घबराते हुए बेहोश हो गई थी। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी सब कहाँ हैं? और आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे कुछ सवालों के जवाब मांगने आया हूँ, ऋषभ ने सिम्मी को देखते हुए कहा। किस अधिकार से आप मेरे कुछ नहीं लगते हैं? तो फिर क्यों मैं आपके सवालों के जवाब दूँ? सिम्मी ने बेरुखी से कहा। ऋषभ सिम्मी के पास जाता है और उसके कंधे से पकड़ते हुए खड़ा करके अपने करीब खींच लेता है और बोलता है, ये सवाल तो तुम अपने आप से पूछो कि मेरा तुम पर क्या हक है। आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, सिम्मी ने अपने आप को ऋषभ की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं सिम्मी, पहले तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, ऋषभ ने सिम्मी को अपने और करीब करते हुए कहा। ऋषभ की करीबी सिम्मी का दिल धड़का रही थी। वह अपनी धड़कनों पर काबू करते हुए बोली, मैंने आपको पहले ही सब बता दिया है, फिर भी अगर कुछ पूछना है तो जल्दी पूछिए। हमारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था सिम्मी? मैंने आपको बताया था ना, फिर यह सवाल क्यों? सिम्मी ने घबराते हुए कहा। हाँ तुमने बताया तो था, फिर भी ये बताओ कि तुम नेचुरल हॉस्पिटल क्या करने गई थी? कुछ भी तो नहीं, क्यों पूछ रहे हो? सिम्मी ने घबराते हुए कहा। तुमने ऐसा क्यों किया सिम्मी, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों किया सिम्मी? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों अपनी आंखें मुझे दे दी सिम्मी, क्यों? ऋषभ ने रोते हुए कहा। उसे 2 दिन पहले का वक्त याद आता है जब वह इस सच्चाई से रूबरू हुआ था। 2 दिन पहले जब ऋषभ सिम्मी और अंकित की सगाई को लेकर परेशान था, तब उसके पास एक कॉल आई थी जो उसी आदमी की थी जिसको उसने सिम्मी के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। बोलो क्या पता चला है तुम्हें? आपके घर से जाने के बाद मैडम अपने घर गई थी, लेकिन वहाँ उन्हें कोई जगह नहीं मिली। उसके बाद वह कुछ दिनों तक एक होटल में रही।
उसके बाद वह नेचुरल हॉस्पिटल गई थी किसी काम के लिए। एक मिनट, अभी तुमने क्या कहा? ऋषभ ने सामने वाले की बात काटते हुए कहा। मैडम नेचुरल हॉस्पिटल गई थी किसी काम के लिए। ऋषभ को याद आता है कि उसकी आंखों का ऑपरेशन नेचुरल हॉस्पिटल में हुआ था। वह घबराते हुए बोलता है, वह वहाँ क्या करने गई थी? यह तो नहीं पता चला है, क्योंकि वहाँ का कोई भी स्टाफ वहाँ के पेशेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन देने को तैयार नहीं था। सामने वाले ने कहा, तुम जानते हो ये बात तुम किससे बोल रहे हो? तुम कुछ भी करो, कैसे भी करके 1 घंटे के अंदर मुझे जानना है कि सिम्मी वहाँ क्या करने गई थी। ऋषभ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। जी सर, सामने वाले ने डरते हुए कहा और कॉल कट कर दी। लगभग 1 घंटे के अंदर ऋषभ का फ़ोन दोबारा से बजा। ऋषभ जो कब से परेशान बैठा हुआ था, उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। हाँ जल्दी बोलो, तुम्हें क्या पता चला है? ऋषभ ने उत्सुकता से पूछा। सर मैडम वहाँ आई डोनेट करने गई थी, सामने वाले ने कहा। सामने वाले की बात सुनकर ऋषभ शॉक्ड हो जाता है। उसे बहुत घबराहट होने लगती है। वह अपने धड़कते हुए दिल के साथ पूछता है, उसने किसको अपनी आई डोनेट की है? सामने वाला कुछ देर चुप रहने के बाद बोलता है, आपको। ऋषभ ने जैसे ही यह सुना, उसका फ़ोन उसके हाथ से नीचे गिर गया और बंद हो गया। सिम्मी ने उसको अपनी आंखें दी है, ये सोचकर वह रोने लगता है। जैसे ही ऋषभ को यह पता चलता है कि उसको आंखें सिम्मी ने दी हैं, वह शॉक्ड हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वह इतनी नफरत करता है, जिसे हर बार उसने दुत्कारा है, उसे खरी खोटी सुनाई है, प्यार के 2 बोल भी नहीं बोले हैं, अपनी हालत का जिम्मेदार भी उसे ही ठहराया है, इन सब के बावजूद सिम्मी ने उसे आंखें दी। लेकिन क्यों? क्या वह उससे इतना प्यार करती है कि खुद अंधेरे में रहना मंजूर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में रोशनी भर दी। यहाँ तक कि उसे कभी यह खबर भी नहीं होने दी कि उसने उसके लिए इतना बड़ा त्याग किया है। इन सारी बातों को सोचते हुए ऋषभ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे वह पल याद आने लगते हैं जिन पलों में उसने सिम्मी का और उसके प्यार का अपमान किया था। उसे खुद से नफरत होने लगी थी कि कहाँ उसने सिम्मी को प्यार के बदले सिर्फ दर्द दिया, वहीं सिम्मी ने उसे अपनी आंखें देकर अपने प्यार को महान साबित कर दिया। ऋषभ ये सब सोचकर रो रहा था और सिम्मी चुपचाप खड़ी आंखों में आंसू लिए उसका रोना सुन रही थी। ऋषभ रोते हुए सिम्मी की तरफ देखता है और दर्द भरी आवाज़ में बोलता है, क्यों सिम्मी, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी ज़िंदगी में उजाला भरकर खुद के लिए अंधेरा क्यों चुना? ये जानते हुए भी कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की, तुमने मुझे अपनी आंखें क्यों दी? जब से मुझे यह बात पता चली है, मैं अपने आप को तुम्हारा दोषी समझता हूँ, क्योंकि आज तुम मेरी वजह से देख नहीं पा रही हो। मैं जानती हूँ ऋषभ कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की है। फिर भला मैं तुम्हें तकलीफ़ में कैसे देख लेती? तुमसे प्यार करके अपने लिए दर्द मैंने पहले ही चुन लिया था, तो फिर यह अंधेरा कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे देती। यहाँ तो सिर्फ आंखें देनी थी। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अपने से पहले अपने प्यार के बारे में सोचते हैं। मैंने भी अपने से पहले तुम्हारे बारे में सोचा ऋषभ। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए ऋषभ, और देखो आज तुम खुश हो अपनी पत्नी दिव्या के साथ। सिम्मी ने किसी तरह रोते हुए कहा, दिव्या मेरी पत्नी नहीं है। अचानक से ऋषभ ने कहा, क्या तुम्हारी और दिव्या की शादी नहीं हुई है? सिम्मी ने हैरान होते हुए कहा, क्योंकि उसे लगता था कि ऋषभ और दिव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उसके जाने के बाद उन्होंने शादी कर ली होगी। नहीं, अगले महीने हमारी शादी है, ऋषभ ने धीरे से कहा। ओह, सिम्मी ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी खुशी, मेरे दर्द, मेरी तकलीफ, मेरी फैमिली सबके बारे में सोचा, लेकिन तुम्हारा क्या सिम्मी? तुम्हारे हिस्से में तो सिर्फ दर्द ही आया। ऋषभ ने सिम्मी की तरफ देखते हुए कहा, एक तरफा मोहब्बत में सिर्फ दर्द ही मिलता है जो मुझे मिला है, पर मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि मैंने तुमसे शिद्दत से प्यार किया है, सिम्मी ने नम आंखों से कहा। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है ऋषभ, मेरा मतलब है मिस्टर देशमुख, अब पुरानी बातों को भूल जाना ही बेहतर है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मैं अपनी ज़िंदगी में। वैसे भी सिम्मी की किस्मत में ऋषभ कभी था ही नहीं। ऋषभ आंखों में आंसू लिए सिम्मी को ही देख रहा था। कितना फ़र्क था सिम्मी और दिव्या के प्यार में। दिव्या जहाँ अपनी खुशी देखती है, अपने बारे में सोचती है, सिम्मी ने हमेशा उसके बारे में सोचा। क्या तुम अंकित के साथ शादी करने के लिए दिल से तैयार हो? ऋषभ ने शंका भरी नज़रों से पूछा। सिम्मी फीका सा मुस्कुराते हुए बोली, आप भूल रहे हैं मिस्टर देशमुख कि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। जिनके रास्ते अलग होते हैं वह अगर किसी मोड़ पर मिल भी जाएं तो एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, जैसे कि हम हैं। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ या नहीं, यह सवाल आपको पूछने का कोई हक नहीं है। फिर भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो हाँ, मुझे अंकित से शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है और एक रिश्ते में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। ऋषभ कुछ देर सिम्मी को देखता है,
फिर उसके पास जाकर उसको गले से लगा लेता है। उसके इस तरह गले लगाने पर पहले तो सिम्मी हैरान होती है, फिर वह भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लेती है। आखिर यह पहली बार था जब ऋषभ ने उसे खुद अपनी इच्छा से गले लगाया था। तुमने जो मेरे लिए किया है सिम्मी, वह मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे सिर्फ अपनी आंखें ही नहीं बल्कि एक नई ज़िंदगी दी है। आज तुम्हारी वजह से मैं यह दुनिया दोबारा देख पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूँ। सिम्मी अपने आप को संभालती है और ऋषभ से अलग होकर बोलती है, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है ऋषभ। मैंने जो कुछ किया अपने प्यार के लिए किया। फिर थोड़ी देर रुक कर बोलती है, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो सिर्फ इतना करो कि यहाँ से वापस चले जाओ और फिर कभी यहाँ वापस मत आना। मैं अब कुछ भी पुरानी बातें याद नहीं रखना चाहती, ना ही तुम्हें कहने को। सिम्मी ने ऋषभ से यह सब कह दिया था, लेकिन यह सब बोलना उसके लिए आसान नहीं था। पर वह ऋषभ के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। जब खुद ऋषभ ने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, तो फिर वह उसके सामने आकर क्यों उसे तकलीफ़ दे रहा है, ये जानते हुए भी कि वह उससे कितना प्यार करते उसे अंकित से शादी करते हुए देख रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन सिम्मी की बातें ऋषभ को तकलीफ दे रही थी। उसने हर बार सिम्मी को अपनी ज़िंदगी से चले जाने को कहा, लेकिन आज जब वही बात सिम्मी ने उससे कही तो क्यों उसे तकलीफ हो रही है। वह सिम्मी को उसकी कमर से पकड़कर अपने नज़दीक खींच लेता है और बोलता है, अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? और किस हक से तुम यहाँ रुकना चाहते हो और किस लिए? वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जाऊँगा तो तुम्हारी शादी देख कर ही। ऋषभ ने अपना चेहरा सिम्मी के चेहरे के पास करते हुए कहा। ऋषभ की करीबी सिम्मी का दिल धड़का रही थी। उसकी सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। 3 दिन बाद मेरी शादी है, आप शौक से आ सकते हैं, क्योंकि अब आपका यहाँ आने या ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऋषभ ने कुछ देर सिम्मी को घूरा और झटके से उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसकी बातें सुनने में उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वह गेट खोलता है और गुस्से में बाहर चला जाता है। सिम्मी को जब महसूस होता है कि ऋषभ रूम से बाहर चला गया है, तो वह गहरी सांस लेती है और खुद से बोलती है, हम कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे ऋषभ, और अब तुम मुझसे जितना दूर रहो वही सबके लिए अच्छा है। फिर वह बाहर आती है तो उसे देखकर अंकित उसके पास आता है और बोलता है, सीमू तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूँ अंकित, सिम्मी ने कहा। तो फिर सगाई का प्रोग्राम जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करें, रीत ने सिम्मी को देखते हुए कहा। सिम्मी कुछ देर सोचती है, फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिलाती है। मीत रिंग लेकर आती है और सिम्मी को पकड़ा देती है। सिम्मी रिंग लेकर अपने कांपते हुए हाथों से अंकित को रिंग पहना देती है। इस वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे ऋषभ का ख्याल आ रहा था। वहीं एक कोने में खड़े ऋषभ ने सिम्मी की अंकित को रिंग पहनाते हुए देखा तो वह गुस्से से वहां से चला गया। खाना पीना तो पहले ही हो गया था। सगाई होते ही सभी अपने घर चले गए। दिव्या भी उन दोनों को बधाई देकर वहां से चली जाती है, क्योंकि ऋषभ के बिना उसे वहां अच्छा नहीं लग रहा था। ऋषभ होटल रूम में बैठा हुआ सिम्मी के बारे में सोच रहा था। उसने आज तक जो भी सिम्मी के साथ किया था वह सोच सोच कर उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। कितनी बड़ी गलती कर दी थी उसने। वह सिम्मी को कभी पहचान ही नहीं पाया। अपनी नफरत में वह इतना अंधा हो चुका था कि उसे कभी सिम्मी की अच्छाई ही नज़र नहीं आई। पर अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा, अब तो सब कुछ बदल चुका है। अचानक ही उसे ख्याल आया कि 3 दिन बाद सिम्मी की शादी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जो सिम्मी उसके इश्क में इतनी आगे जा सकती है, क्या वह सच में अंकित से शादी करने को लेकर खुश है? लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? क्यों मुझे सिम्मी को अंकित के साथ देखकर बुरा लगता है? इधर सिम्मी भी अपने रूम में लेटी हुई ऋषभ के बारे में सोच रही थी। ऋषभ को सच पता चल गया, ये सोचकर वह हैरान थी कि आखिर ये सच ऋषभ को कैसे पता चला। वह अपने ऋषभ को किसी तकलीफ में देख सकती थी, जिस ऋषभ के लिए उसने सबसे नाराज़गी मोल ले ली, उसका जीवन अंधेरे में कैसे देख सकती थी। घर से निकलते वक्त ऋषभ के कहे गए शब्दों से वह बहुत आहत हुई थी, लेकिन फिर भी ऋषभ के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ था। वह उसके हर पल की खबर रखती थी। ये जानकर कि ऋषभ को आई डोनर नहीं मिल रहा है, उसने उसे अपनी आंखें देने का फैसला किया था, जिसमें रीत और मीत और अंकित ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया। फिर भी उसने सिर्फ अपने दिल की सुनी। यह सब करना उसके लिए आसान नहीं था। ऋषभ को आई डोनेट करने के बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आई। उसे हर काम करने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो ये सोचकर खुश थी कि ऋषभ अब खुश है। 3 दिन बाद शादी थी, इसलिए सभी अपनी अपनी तैयारियों में बिजी थे। जहाँ अंकित इस शादी से खुश था, वहीं सिम्मी बाहर से तो सबको दिखा रही थी कि वह खुश है। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। वह जब भी आगे बढ़ने के बारे में सोचती, उसके कदम वहीं रुक जाते, क्योंकि वह ऋषभ के सिवा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती।
फिर कैसे वह अपने दिल को समझाए जो बार बार ऋषभ का नाम लेता है। चलो सिमू, हम शॉपिंग पर चलते हैं, तुम्हारे लिए लहंगा लेना है, रीत ने कहा। नहीं, तुम लोग जाओ, जो अच्छा लगे मेरे लिए ले आना, सिम्मी ने मना करते हुए कहा। जाने दो रीत, हम सब चले जाते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और ऐसे में सिम्मी परेशान हो जाएगी। अंकित ने रीत से कहा। अंकित सही बोल रहा है रीत, सिम्मी को रहने देते हैं, हम सब चलते हैं। मीत ने अंकित की बात का समर्थन करते हुए कहा। उसके बाद वह सब सिम्मी को घर पर आराम करने का बोलकर चले जाते हैं। सिम्मी का मन नहीं था रेस्ट करने का, इसलिए वह म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देती है और सॉन्ग सुनने लगती है। उसे ऋषभ की याद आ रही थी, तभी डोरबेल बजती है। सिम्मी अपने आंसू पोंछती है और स्टिक लेकर जाकर गेट ओपन करती है। वह गहरी सांस लेती है और बोलती है। पर ऋषभ खड़ा था, वह ध्यान से सिम्मी को देख रहा था। वहीं ऋषभ के हाल से अनजान सिम्मी उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। वह देख नहीं सकती थी, नहीं तो उसे पता चलता कि इस वक्त ऋषभ की आंखें लाल और सूजी हुई हैं, जो कि शायद रोने की वजह से हुई हैं। उसका चेहरा मुरझाया हुआ सा था। कुछ बोलेंगे भी या यूं ही चुप रहेंगे? बोलिए, क्यों आए हैं यहाँ? ऋषभ कुछ नहीं बोलता और अंदर आ जाता है। इस वक्त वह बहुत बेचैन था। सिम्मी गेट बंद करती है और बोलती है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मिस्टर देशमुख? मैंने आपको मना किया था ना यहाँ आने के लिए, तो फिर क्यों आए हैं आप? ये क्या आप और मिस्टर देशमुख लगा रखा है? ऋषभ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। ऋषभ की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सिम्मी सहम गई। धीरे से बोली। अजनबियों से ऐसे ही बात की जाती है। ऋषभ सिम्मी के पास जाता है और उसके कंधे को पकड़कर अपने करीब करते हुए बोलता है। अजनबी नहीं है हम, तो फिर हम क्या हैं? क्या रिश्ता है हमारा? सिम्मी ने धीरे से कहा। पत्नी हो तुम मेरी, क्या इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए? ऋषभ ने गुस्से से कहा। सिम्मी हंसते हुए बोली। हमारा तलाक हो चुका है 3 साल पहले, शायद आप यह बात भूल गए हैं। कुछ नहीं भूला हूँ मैं, और ना ही हमारा तलाक हुआ है, क्योंकि मैंने कभी डाइवोर्स पेपर पर साइन ही नहीं किया। ऋषभ की बात सुनकर पहले तो सिम्मी हैरान होती है, फिर बोलती है। अब आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको 3 साल पहले ही शादी के बंधन से आज़ाद कर दिया था। अब मेरी शादी अंकित से हो रही है और यही सच है। तुम अंकित से शादी नहीं करोगी, और मैं ऐसा क्यों ना करूं? क्योंकि मैं बोल रहा हूं। आप मेरे क्या लगते हैं कि मैं आपकी बात मानूं? पति हूं तुम्हारा, इसलिए। सिम्मी हंसते हुए बोली। अब आपको याद आया कि आप मेरे पति हैं, पर मेरे लिए अब इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। आप मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ अजनबी हैं, जो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। ऋषभ सिम्मी के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है। मैंने कहा ना कि मुझे आप बोलना बंद करो। ऋषभ के इस तरह पकड़ने पर सिम्मी को कंधे में दर्द होने लगता है। वह कराते हुए कहती है। ऋषभ, मुझे दर्द हो रहा है। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ का ध्यान सिम्मी के कंधे पर गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ज़ोर से सिम्मी का कंधा पकड़ रखा है। वह उसके कंधे पर पकड़ ढीली कर देता है और बोलता है। तुम यह शादी नहीं करोगी? तुम क्यों चाहते हो कि मैं अंकित से शादी ना करूं? मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें अंकित के साथ नहीं देख सकता। नहीं अच्छा लगता है मुझे जब भी अंकित तुम्हारे करीब आता है। बहुत बुरा लगता है मुझे। ऋषभ ने अपने दिल की बात कही, जो वह पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा था। ऋषभ की बातें सुनकर सिम्मी का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि आज ऋषभ जैसे बातें कर रहा था, वह उसका दिल धड़का रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ कभी उससे ऐसी बातें कर सकता है। वह अपने धड़कते हुए दिल के साथ, क्यों ऋषभ, क्यों तुम मुझे अंकित के साथ नहीं देख पाते हो? क्यों तुम्हें इतना बुरा लगता है मुझे अंकित के करीब देखकर? अंकित और सिम्मी की सगाई के बाद से ऋषभ बहुत परेशान सा था, लेकिन उसे अपनी परेशानी की वजह समझ नहीं आ रही थी। ये सच है कि उसने सिम्मी से कभी प्यार नहीं किया था, वह उससे नफरत करता था, लेकिन फिर भी उसे महसूस होता था कि सिम्मी सिर्फ उसके करीब रहे। सिम्मी जब उसकी लाइफ से चली गई तो वह बेचैन रहने लगा था। उस बेचैनी को दूर करने के लिए वह पूरी तरह काम में डूब गया था, लेकिन अब जब सिम्मी उसके सामने थी, उसके एहसास उसे फिर से बेचैन कर रहे थे, जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। उसे अंकित और सिम्मी को साथ देखकर बहुत बुरा लग रहा था और बहुत गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वह सिम्मी के पास आया था कि शायद उसे अपनी बेचैनी का कारण समझ आ जाए। कि बेरुखी से वह गुस्से में आ गया और उसने उस पर अधिकार जताते हुए उसे अंकित से शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि सच यही था कि अभी तक उन दोनों का तलाक नहीं हुआ था। वहीं सिम्मी इंतजार में थी कि कब ऋषभ उसके सवाल का जवाब देगा। उसने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराया। तुम मुझे अंकित के साथ क्यों नहीं देख पाते हो ऋषभ? तुम्हें बुरा क्यों लगता है हमें साथ देखकर? मुझे नहीं पता, ऋषभ ने धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर सिम्मी बस फीकी सी हंसी हंसती है और मन में सोचती है। एक बार को मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम भी मुझसे प्यार करते हो, पर मैं भूल गई थी कि तुम तो कभी मुझसे प्यार कर ही नहीं सकते हो। तुमने तो हमेशा मुझसे नफरत की है, लेकिन ऐसा है तो फिर क्यों तुम मुझे अंकित से शादी करने के लिए मना कर रहे हो?
मैं बीती बातों को भूल चुकी हूँ ऋषभ। अब सच यही है कि मेरी शादी अंकित के साथ और तुम्हारी शादी दिव्या के साथ होने वाली है। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है जिसके आधार पर तुम मुझे यह शादी करने के लिए मना कर रहे हो। तुम भी तो दिव्या से शादी कर रहे हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का अधिकार है तो फिर मुझे क्यों नहीं? तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो मैं किसी से भी शादी करूं तुम्हें उससे क्या? हाँ, मुझे तुमसे नफरत थी, इसका कारण भी तुम जानती हो। तुम किसी से भी शादी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी मुझे फ़र्क पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता। ऋषभ ने अपना सर पकड़ते हुए, मुझे लगता है अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। जिन सवालों के जवाब हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं उनके जवाब वक्त खुद दे देता है। शायद आपको भी इसका जवाब मिल जाए। सिम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा। ऋषभ कुछ देर सिम्मी को देखता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि इस वक्त वह अपने आप से उलझा हुआ था। उसका दिल क्या चाहता है वह समझ नहीं पा रहा था। ऋषभ के जाने के बाद सिम्मी खुद से कहती है, काश कभी तुम भी समझ पाते कि मुझे भी तुम्हें दिव्या के साथ देखकर कितना बुरा लगता था, जैसे आज तुम्हें मुझे अंकित के साथ देखकर बुरा लग रहा है। पर मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मुझे बुरा लगता था। पर तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? क्या तुम भी मुझसे? नहीं, तुम तो दिव्या से प्यार करते हो और उससे शादी करने जा रहे हो। सिम्मी अभी अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वह कॉल पिक करती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऋषभ से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसकी कीमत तुम्हारे दोस्त चुकाएंगे। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक लड़की गुस्से से बोलती है और कॉल कट कर देती है। सिम्मी घबराते हुए बस हेलो हेलो करती रह जाती है, पर कॉल कट हो चुका था। वह अपने आप से बोलती है, कौन है ये लड़की और इसे कैसे पता कि यहाँ ऋषभ आया था? क्या कोई हम पर नज़र रख रहा है? वह सोफे पर बैठी हुई सबका वेट कर रही थी। बहुत देर हो गई थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि इस लड़की ने जो भी कहा था वह सच भी हो सकता था। तभी डोरबेल बजती है। सिम्मी स्टिक पकड़कर जाती है और गेट ओपन करती है। सामने रीत, मीत और अंकित खड़े थे। अंकित के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और वह लंगड़ाते हुए घर के अंदर आता है। सिम्मी घबराते हुए, इतनी देर कैसे हो गई तुम सबको, और तुम सब ठीक हो ना? अंकित इशारे से रीत मीत को मना करता है कि वह सिम्मी को कुछ न बताए, पर रीत सिम्मी को बता देती है कि एक बाइक वाले ने अंकित को टक्कर मारी और फरार हो गया। वह तो शुक्र था कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। रीत की बात सुनकर सिम्मी परेशान होकर उस लड़की के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि उसने जो बोला था वह कर दिखा। उसने अंकित को चोट पहुंचा दी। वह अपने गुस्से में रीत मीत को भी चोट पहुंचा सकती है। अंकित तुम ठीक हो ना? सिम्मी ने परेशान होते हुए कहा। हाँ सीमू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट था, अंकित ने कहा। अंकित तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए, सिम्मी ने कहा तो अंकित अपने रूम में चला जाता है। सिम्मी को परेशान देखकर मीत बोलते, सिमू अंकित ठीक है, तुम टेंशन मत लो। हमने आज तुम्हारे लिए खूब शॉपिंग की है। कल हल्दी और मेहंदी है, परसों शादी। पर अंकित अंकित को कोई दिक्कत नहीं है सीमू, रीत ने सिम्मी की बात बीच में काटते हुए कहा। इधर ऋषभ जब होटल पहुंचकर अपने रूम में जाता है तो रूम में बहुत अंधेरा था। वह लाइट ऑन करता है तो देखता है पूरा रूम डेकोरेट हो रखा था और दिव्या वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहने उसके सामने खड़ी थी। वह हैरान नज़रों से उसे देखने लगता है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? दिव्या ने खुश होते हुए कहा। ये सब क्या है दिव्या? ऋषभ ने दिव्या को घूरते हुए कहा। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है बेबी, ताकि हम साथ में कुछ रोमांटिक पल बिता सकें, दिव्या ने ऋषभ के पास आते हुए कहा। जबकि ऋषभ को यह सब देखकर घुटन हो रही थी। उसे दिव्या का यह सब करना पसंद नहीं आया था। दिव्या ऋषभ के पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख देती है और अपने दोनों हाथ उसके गले में डालकर उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगती है। ऋषभ झटके से दिव्या को अपने से दूर करता है और गुस्से से बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो दिव्या? तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। ऋषभ की इस हरकत पर दिव्या को गुस्सा आता है। वह चिल्लाते हुए, क्यों ऋषभ, आखिर इसमें दिक्कत क्या है? क्यों तुम मेरे करीब नहीं आना चाहते हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर क्यों हम प्यार के कुछ पल साथ नहीं बिता सकते? हम साथ हैं, हमारी शादी होने वाली है, क्या उतना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? ऋषभ ने दिव्या को घूरते हुए कहा। नहीं, मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी करीबी चाहिए, दिव्या ऋषभ के पास आकर बोलती है और एक बार फिर उसके करीब जाने लगती है। ऋषभ फिर से दिव्या को अपने से दूर कर देता है, जिस पर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलती है, तुम्हें मेरे करीब आने में दिक्कत है, पर सिम्मी के करीब तो तुम बिना किसी हिचक के जाते हो। दिव्या तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? हाँ, अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। जब सिम्मी तुम्हारे करीब आती थी तब तो तुम कभी असहज नहीं हुए, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? आज भी तुम सिम्मी के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाते हो।
फिर मेरे पास आने पर क्यों तुम मुझे खुद से दूर कर देते हो? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? भूलो मत कि तुम सिम्मी से नफरत करते थे, दिव्या ने गुस्से में कहा। ऋषभ दिव्या को गुस्से में घूरते हुए बोलता है, सिम्मी के बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी है। मैं उसके करीब क्यों जाता हूँ ये मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ ऋषभ, और तुम किसी के करीब जाओ ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। भूलो मत कि सिम्मी की शादी अंकित से होने वाली है, वह किसी और की पत्नी बनने वाली है। तुम मेरे जैसी लड़की को छोड़कर उस अंधी के पास जाओ, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ऋषभ। दिव्या, ऋषभ ने गुस्से में कहा और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। दिव्या अपने गाल पर हाथ रखकर हैरान नजरों से ऋषभ को देखने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिम्मी को अंधी कहने की? क्योंकि यही सच है ऋषभ, वह अंधी है। उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया उसे उसके किए की सज़ा मिली है, अंधे होने के रूप में। दिव्या ने घृणा से कहा। बस दिव्या, अब एक और शब्द नहीं सिम्मी के बारे में। तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर तुमने आज तक मेरे लिए क्या किया है? पर तुम जानती हो कि सिम्मी ने मेरे लिए क्या किया है? तो सुनो, आज जो मैं यह दुनिया देख पा रहा हूँ वह सिम्मी की बदौलत है। उसने अपनी आंखें मुझे दी हैं और खुद अंधी हो गई। उसने इतना बड़ा त्याग किया है, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती थी? ऋषभ की बात सुनकर दिव्या शॉक्ड हो जाती है। सिम्मी ने ऋषभ को अपनी आंखें डोनेट की हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे यह तो पता था कि सिम्मी हद से ज़्यादा ऋषभ से प्यार करती है, पर वह कुछ ऐसा भी कर जाएगी यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या हुआ, अब तुम सिम्मी को गलत नहीं बोलोगी? क्या मैंने हमेशा सिम्मी से नफरत की, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे अपनी आंखें दी। उसे पता था कि मैं उससे प्यार नहीं करता, फिर भी उसने मेरी खुशी चाही और अपनी आंखें देकर चुपचाप मेरी ज़िंदगी से चली गई, बिना कोई उम्मीद किए। ऋषभ ने नम आंखों से कहा। तो क्या तुम उसके एहसान के बदले उसे अपनाना चाहते हो? दिव्या ने ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहा। ऋषभ धीरे से हंसते हुए, एहसान? हाँ, एहसान ही तो किया है सिम्मी ने मुझ जैसे पत्थर दिल इंसान को अपनी आंखें देकर, जिसने उसे कभी कोई खुशी नहीं दी। मुझको उसने ज़िंदगी भर की खुशी दे दी और ख़ुद गम को चुन लिया। मैं क्या उसका एहसान चुका पाऊंगा? मैं इस काबिल ही नहीं। मैंने तो उसे सिर्फ दर्द और तकलीफ़ें ही दी हैं। ऋषभ, सिम्मी ने तुम्हारे लिए जो भी किया उसके लिए मैं उसकी एहसानमंद हूँ, पर इसके बदले हम उसे खूब सारे पैसे दे देंगे। फिर तुम्हें इस बात का गिल्ट नहीं रहेगा कि सिम्मी की आंखें तुम्हारी वजह से गई हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे पैसे दोगी और वह ले लेगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऋषभ ने दिव्या को देखते हुए कहा। ऋषभ, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें अपनी आंखें दी हैं? तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। परसों सिम्मी की शादी है और हम उसकी शादी देखकर वापस चले जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि सिम्मी ने मुझे अपनी आंखें दी हैं इसलिए मुझे उसकी परवाह है? ऋषभ ने दिव्या की आंखों में देखते हुए कहा। दिव्या अपने धड़कते हुए दिल के साथ बोली, तो फिर क्यों तुम्हें सिम्मी की परवाह है? ऋषभ सिम्मी की परवाह कर रहा है, ये सोचकर दिव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब सिम्मी उसकी और ऋषभ की ज़िंदगी से चली गई है तो फिर क्यों ऋषभ उसकी बातें कर रहा है? उसने बहुत मुश्किल से ऋषभ को पाया है, अब वह दोबारा उसे खो नहीं सकती है। वह नहीं चाहती है कि ऋषभ उसे कुछ ऐसा बोल दे जिससे उसका दिल टूट जाए। इसलिए उसके ये पूछने पर कि वह सिम्मी की इतनी फिक्र क्यों करता है, ऋषभ उसका जवाब देता वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऋषभ अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाता है और अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अपने सामने सिम्मी का चेहरा नज़र आता है। पिछले 3 सालों से उसके साथ ऐसा हो रहा है। वह जब भी अपनी आंखें बंद करता था उसे सिम्मी का चेहरा नज़र आता था। सिम्मी का उसके करीब आना, उस पर अपना हक जताना, उसके रूखेपन के बावजूद उसका उससे प्यार करना, ऋषभ को कभी समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। जब वह सिम्मी से नफरत करता है तो क्यों उसके ख्याल उसके दिल में आते थे? सिम्मी के दूर चले जाने पर क्यों उसे अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन सा महसूस होता था? आज जब सिम्मी फिर से उसकी आंखों के सामने है, वह चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पा रहा है। उसका दिल बार बार उसे सिम्मी के करीब जाने के लिए बोलता है। वह जानता है कि ऐसा करना उसके लिए गलत है, क्योंकि अब सिम्मी की शादी किसी और से होने जा रही है, वह किसी और की पत्नी बनने जा रही है। ये बात सोचते ही ऋषभ का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। जब उसे सिम्मी से प्यार नहीं है तो क्यों उसका अंकित के करीब जाना उसे तकलीफ़ दे रहा है? ऋषभ ये सब सोचते हुए बहुत परेशान हो जाता है। वह अपने आप से बोलता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर क्या? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है? जब ऋषभ को कुछ समझ नहीं आता है तो वह बेड पर लेट जाता है और गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर दिव्या अपने रूम में आकर गुस्से में सारा सामान उठाकर इधर उधर फेंक रही थी। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं ऋषभ, इस बार नहीं, इस बार वह सिम्मी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती।
मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। नया दिन नई उम्मीद लेकर आया था। आज सिम्मी की हल्दी और मेहंदी थी, जो कि एक होटल में रखी गई थी और रीत मीत तैयारियों में जुटे हुई थी। चूंकि सुबह हल्दी थी और शाम को मेहंदी, इसलिए काम ज़्यादा था। सिम्मी येलो कलर की साड़ी पहने हुए और फूलों से बनी ज्वेलरी पहने हुए बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आज उसे अंकित के नाम की हल्दी लगने वाली थी। यह सोच सोचकर उसे घबराहट हो रही थी। आज भी उसके दिल में ऋषभ बसा हुआ है। ऐसे में वह अंकित को कैसे अपने दिल में जगह दे पाएगी। तभी ऋषभ और दिव्या वहां आते हैं। दिव्या का तो बिल्कुल भी मन नहीं था वहां आने का, लेकिन वह ऋषभ को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए बेमन से ही वह वहां चली आई। रीत और मीत उन दोनों का स्वागत करती है और उनको बैठने का इशारा करती है। ऋषभ और दिव्या जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। सिम्मी को जैसे ही पता चलता है कि ऋषभ आया है, उसे बहुत घबराहट होने लगती है। अभी कल ही ऋषभ ने उस पर अपना हक जताया था और उसे अंकित से शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन उसे यह भी पता है कि वह उससे प्यार नहीं करता है। अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए वह अंकित के प्यार को नहीं ठुकरा सकती है। पर कैसे वह ऋषभ के सामने किसी और को स्वीकार कर पाएगी। तभी रीत उसे हल्दी प्रोग्राम के लिए लेने आती है और अपने साथ लेकर बाहर चली जाती है। ऋषभ जैसे ही सिम्मी को देखता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वहीं दिव्या ये सब देखकर गुस्से से उबल रही थी, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान बनाए हुए थी। रीत सिम्मी को लाकर हल्दी के लिए बैठा देती है, जहाँ पर्दे की दूसरी तरफ अंकित बैठा हुआ था। उसके बाद सिम्मी और अंकित को हल्दी लगने लगती है। ऋषभ से यह सब देखा नहीं जा रहा था, वह बस सिम्मी को देख रहा था। उसके दिल में दर्द सा उठ रहा था सिम्मी को अंकित के साथ देखकर। तभी रीत मीत सॉन्ग प्ले करवाती है और डांस करने लगती है। ऋषभ उठकर वहां से बाहर चला जाता है, क्योंकि अब उससे और बर्दाश्त नहीं होता है। वह सिम्मी को अंकित के साथ नहीं देख पा रहा था, उसके जज्बात सबको नजर न आए, इसलिए वह बाहर आ गया। तभी दिव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ ऋषभ, तुम बाहर क्यों चले आए? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम वापस चलते हैं। दिव्या ने ऋषभ को देखते हुए कहा, नहीं, शाम को मेहंदी है, हम मेहंदी अटेंड करके ही जाएंगे। हाँ, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, ऋषभ ने दिव्या को देखते हुए कहा। नहीं बेबी, हम साथ में ही जाएंगे, दिव्या ने ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए कहा। वह ऋषभ को यहाँ सिम्मी के पास अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। मी सिम्मी को रूम में लाती है और उसे थोड़ी देर आराम करने का बोलकर चली जाती है। सिम्मी बैठी हुई अपने और अंकित की शादी के बारे में सोच रही थी। कल उसकी शादी है, जिसकी उसे कोई खुशी नहीं है। जिसे उसने चाहा वह उसे मिला नहीं, और जो उससे प्यार करता है उससे वह प्यार नहीं कर सकती। अजीब सी कश्मकश में फंसी हुई है सिम्मी। देखते देखते शाम हो गई और रीत मीत सिम्मी को रेडी करने लगती हैं मेहंदी कार्यक्रम के लिए। थोड़ी ही देर में सिम्मी रेडी हो जाती है तो रीत बोलती है, सिमू तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, हम बाहर का अरेंजमेंट देखकर थोड़ी देर में तुम्हें लेने आएंगे। सिम्मी ने धीरे से अपना सर हिलाया तो रीत मीत बाहर चली गई। तभी ऋषभ सिम्मी के रूम में आता है और गेट को लॉक कर देता है। रूम में किसी की मौजूदगी महसूस करके सिम्मी खड़ी हो जाती है। वहीं ऋषभ अपलक सिम्मी को देख रहा था, ग्रीन और गोल्डन कलर का लहंगा पहने हुए, ग्रीन और गोल्डन मिक्स ज्वेलरी, बालों का बन बनाया हुआ, होठों पर रेड लिपस्टिक और माथे पर गोल्डन बिंदी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सिम्मी को महसूस होता है कि ऋषभ वहीं है, इसलिए वह धीरे से बोलते ऋषभ। सिम्मी के मुंह से अपना नाम सुनकर ऋषभ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह धीरे धीरे सिम्मी के पास जाने लगता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? सिम्मी ने धीरे से कहा। आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, ऋषभ ने सिम्मी की बात को अनसुना करते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऋषभ ने उसकी तारीफ की है। वह अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए कहती है, आपको यहाँ से जाना चाहिए, आप क्यों आए हैं यहाँ? ऋषभ सिम्मी के और पास जाते हुए, क्यों नहीं आ सकता? सिम्मी थोड़ा पीछे होते हुए बोलती है, नहीं, लेकिन क्यों? ऋषभ फिर सिम्मी के पास जाता है, क्योंकि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है कि हम अकेले में मिल सकें। रिश्ता है सिम्मी, मैं पति हूँ तुम्हारा और तुम मेरी पत्नी। सिम्मी ने हंसते हुए कहा, लेकिन प्यार तो नहीं है, एक रिश्ते में प्यार का होना ज़रूरी है। हमारा रिश्ता 3 साल पहले ही टूट गया था। अब सच्चाई यही है कि मेरी कल शादी है अंकित के साथ। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ को बहुत गुस्सा आता है। वह सिम्मी को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और बोलता है, मेरी पत्नी होते हुए तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। पत्नी नहीं हूँ मैं आपकी, छोड़िए मुझे, सिम्मी ने ऋषभ को धक्का देते हुए कहा। पर ऋषभ ने उसे छोड़ा नहीं। ऋषभ सिम्मी को अपने और करीब कर लेता है और बोलता है, तुम्हारे कहने से सच नहीं बदल जाएगा, तुम मेरी पत्नी हो, तुम अंकित से शादी नहीं करोगी। मैं नहीं मानती आपको अपना पति, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जब आपको मुझसे प्यार नहीं है और आप दिव्या से शादी कर रहे हैं?
तो क्यों मेरे करीब आ रहे हैं? किस हक से आप ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि पत्नी तो आपने मुझे कभी माना ही नहीं था। तो फिर जब आज मैं अंकित की हमसफ़र बनने जा रही हूँ, तो क्यों आप मुझे रोक रहे हैं? सिमी ने नम आंखों से कहा, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है, ऋषभ देशमुख का। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती हो। ऐसा बोलकर ऋषभ सिमी को देखता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। अचानक से सिमी को समझ ही नहीं आया कि ऋषभ ने क्या कहा और क्या किया। फिर उसे एहसास होता है कि ऋषभ उसे किस कर रहा है। वह ऋषभ को अपने से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषभ उसे नहीं छोड़ता है। वह उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। सिमी अपनी आंखें बंद कर लेती है। यह पहली बार था जब ऋषभ ने उसे किस किया था, उसके करीब आया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि यह सच है या फिर सपना। ऋषभ बहुत देर तक सिम्मी को किस करता रहता है, जिससे सिम्मी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तभी ऋषभ उसे छोड़ देता है, पर सिम्मी की कमर पर उसकी पकड़ मजबूत बनी हुई थी। ऋषभ से अलग होने पर सिम्मी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है और अपने आप को ऋषभ की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। ऋषभ सिम्मी को देख रहा था, जिसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वह प्यार से सिम्मी की दोनों आंखों को बारी बारी चूम लेता है। सिम्मी ऋषभ की इस हरकत पर अंदर तक सिहर जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था अभी जो ऋषभ ने किया। उसे यह सब एक खूबसूरत सपना लग रहा था, एक ऐसा सपना जिसकी कल्पना उसने हमेशा से की थी। क्या वास्तव में यह सिम्मी का एक सपना है? क्योंकि ऋषभ तो सिम्मी से नफरत करता है। फिर आज अचानक यह सब होना सिम्मी की समझ के परे था। ऋषभ के व्यवहार से सिम्मी बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी ऋषभ ने उसे किस किया है। वह अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहती है, ऋषभ यह तुमने क्या किया? यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ऋषभ ने प्यार से सिम्मी के गाल सहलाते हुए कहा। ऋषभ की छुअन सिम्मी का दिल धड़का रही थी। वह खुद को बहकने से रोकती है और बोलती है, कल मेरी शादी है ऋषभ, तुम्हें यह बात समझनी ही होगी। ऋषभ सिम्मी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए थोड़े गुस्से में बोलता है, फिर से वही बात। मैंने कहा ना कि तुम शादी नहीं करोगी। तुम ये सब किस हक से बोल रहे हो? तुम्हारी बात क्यों मानूं मैं? सिम्मी ने धीरे से कहा। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ मुस्कुराता है और एक बार फिर से अपने होंठ सिम्मी के होंठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। इस बार सिम्मी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वह बस अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस खूबसूरत एहसास में खो जाती है। ऋषभ के हाथ सिम्मी की कमर से होते हुए उसकी गर्दन तक जाते हैं और वह उसका दुपट्टा उतार कर बेड पर रख देता है। फिर वह सिम्मी से अलग होकर उसे देखता है, जिसकी आंखें बंद थी। वह सिम्मी को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। वह सिम्मी के ऊपर आता है, धीरे से उसके पेट को चूमकर उसकी गर्दन को चूमता है। फिर वापस से अपने होंठ सिम्मी के होंठों पर रखकर उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ऋषभ अपने होंठ सिम्मी के कान के पास ले जाता है और धीरे से बोलता है, क्या अब भी तुम हक की बात करोगी? तुमने खुद ही वह हक दिया है मुझे अपने करीब आने का, क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे करीब रहना चाहता है। अगर अभी मैं इससे आगे बढ़ता तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे नहीं रोकती, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। आज भी ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी, जो ऋषभ में डूबी हुई थी, वह अपने होश में आती है और झटके से ऋषभ को अपने से दूर करके बेड पर बैठ जाती है। ऋषभ सिम्मी का दुपट्टा लेकर उसे अच्छे से कवर कर देता है। वहीं सिम्मी बैठी हुई अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रही थी। कैसे वह बहक गई? क्यों उसने ऋषभ को अपने करीब आने दिया? क्यों हर बार वह ऋषभ के सामने कमज़ोर पड़ जाती है? सच तो कहा था ऋषभ ने, अगर वह आगे बढ़ता तो वह भी खुद को उसे समर्पण कर देती। लेकिन यह सही नहीं है, वह भी तब जब उसकी शादी किसी और से होने वाली है। सिम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। उसे रोते हुए देखकर ऋषभ सिम्मी को गले से लगा लेता है। क्यों ऋषभ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी शादी अंकित से होने जा रही है, तो क्यों तुम मुझ पर अपना हक जमा रहे हो? आखिर क्यों ऋषभ, क्यों तुम मेरे करीब आकर मुझे कमज़ोर कर रहे हो? सिम्मी रोते हुए बोलती है और ऋषभ की बाहों में सिमट जाती है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिम्मी। आई लव यू सो मच। मुझे नहीं पता कि कब और कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया, कब मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा। जिन एहसासों से मैं दूर भाग रहा था, जिन्हें मैं समझना नहीं चाह रहा था, उन्हें मैं समझ गया हूँ सिम्मी। यह प्यार है। ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी शॉक्ड हो जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अभी जो कुछ भी सुना वह सच में ऋषभ ने कहा था। ऋषभ उससे प्यार करता है, यह जानकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इस वक्त उसका दिल खुशी के मारे ज़ोरों से धड़क रहा था। यही तो चाहा था उसने कि ऋषभ भी उससे प्यार करे, उसका प्यार पूरा हो जाए। तभी उसे अंकित का ख्याल आता है। उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था। जब सबने उसका साथ छोड़ दिया था तब उसने उसे सहारा दिया था। कल उसकी और अंकित की शादी है, वह अंकित को धोखा नहीं दे सकती।
आज अगर वह ऋषभ के प्यार को स्वीकार करके अंकित को ठुकरा देती है तो यह अंकित के साथ अन्याय होगा। सिमी खुद को संभालती है और ऋषभ से अलग होकर बोलती है, तुमने बहुत देर कर दी ऋषभ यह बात बोलने में। तुम्हें पता है जब से मैं तुमसे प्यार करती आई हूँ तब से तुम्हारे मुंह से सिर्फ यही सुनना चाहती थी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, पर अब वक्त और हालात दोनों ही बदल गए हैं। फिर गहरी सांस लेते हुए बोलती है, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ ऋषभ। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं बहक गई थी जिसका अफसोस है मुझे, पर अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं अंकित के साथ बहुत खुश हूँ और शादी भी उसी के साथ करूँगी। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ को गुस्सा आ जाता है। वह झटके से बेड पर से उठकर खड़ा हो जाता है और सिम्मी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करके उसको कंधे से पकड़ते हुए बोलता है, तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? तुम उस अंकित से शादी नहीं करोगी। और क्या कहा तुमने कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? ये झूठ तुम किसी और से बोल सकती हो पर मुझसे नहीं। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। तुम अपने दिल में मेरी जगह किसी और को दे ही नहीं सकती हो। यही सच है ऋषभ, नहीं करती मैं तुमसे प्यार। कोई जगह नहीं है तुम्हारी मेरे दिल में। तुमने खुद मुझे अपने आप से दूर किया था ऋषभ, मेरे प्यार का अपमान किया था। अब क्यों आए हो वापस? क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊं? अब ऐसा नहीं हो सकता ऋषभ, बहुत देर हो चुकी है। मैं अंकित का उसके प्यार का अपमान नहीं कर सकती हूँ, सिम्मी ने रोते हुए कहा और झटके से ऋषभ को अपने से दूर कर दिया। ऋषभ कुछ देर सिम्मी को देखता रहता है, फिर उसके पास जाकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और प्यार से बोलता है, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे सिम्मी। मुझे पता है कि यह कहने में मैंने बहुत देर कर दी है, पर प्लीज़ तुम अंकित से शादी मत करो। नहीं जी पाऊँगा मैं तुम्हारे बिना। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो सिम्मी, पर मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मुझे छोड़कर मत जाओ सिम्मी। ऋषभ की बातें सिम्मी के दिल पर चोट कर रही थी। आज उसका प्यार उसके पास है, फिर भी वह उस पर अपना हक नहीं जता सकती। उसके प्यार ने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, लेकिन वह उसके प्यार को स्वीकार भी नहीं कर सकती। वह अंकित के साथ एक रिश्ते में बंधने वाली है, वह अंकित के साथ छल नहीं कर सकती। तुमने मेरे प्यार को समझा था ऋषभ। मैं जब भी तुम्हारे करीब आई तुमने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। किस्मत देखो आज हम हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। तुमने हमेशा चाहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊं, और देखो मैं चली गई ऋषभ, तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं लौट सकती, कभी नहीं। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच कहा सिम्मी ने, उसने बहुत तकलीफ़ दी थी उसे, कभी उसके प्यार को समझा ही नहीं, हमेशा उसका अपमान किया। वह जब भी उसके करीब आई उसने उस पर अपनी नफरत ही दिखाई। उसे वह सब याद आता है जब सिम्मी ने उससे कहा था कि एक दिन वह उसकी ज़िंदगी से इतनी दूर चली जाएगी कि वह चाहेगा तब भी वापस नहीं आएगी। वह उसकी आंखों में अपने अक्ष को देखने के लिए तरस जाएगा वह उसके प्यार के लिए। प्लीज़ सिम्मी ऐसा मत करो, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना। ऋषभ ने रोते हुए कहा, तुम चले जाओ ऋषभ, मेरी मुश्किल मत बढ़ाओ। सिम्मी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। ऋषभ अपने आंसू पहुँचकर सिम्मी के पास आता है और उसे पकड़कर अपने करीब कर लेता है और बोलता है, अब जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर। तुम्हें अंकित से शादी करनी है ना तो करो, मैं भी देखता हूँ अपने दिल में मेरे लिए प्यार लेकर तुम किसी और के साथ फेरे कैसे लेती हो, कैसे तुम मुझे छोड़कर किसी और की तरफ अपने कदम बढ़ाती हो। यह बोलकर वह धीरे से सिम्मी के होंठों को चूम लेता है और वहाँ से चला जाता है। ऋषभ के जाने के बाद सिम्मी वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है और रोने लगती है। वह अपने आप से बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऋषभ, तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए मौत के समान है, पर मैं कैसे उस इंसान के साथ धोखा करूं जिसने तकलीफ़ में मेरा साथ दिया। मैं भी तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो सका। तकदीर ने हमें हमेशा के लिए जुदा कर दिया ऋषभ, हमेशा के लिए। वहीं कोई यह सब देखकर गुस्से से उबल रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह अपने कदम सिम्मी की तरफ बढ़ाने वाला था कि किसी के आने की आहट सुनकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सिम्मी को भी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है तो वह जल्दी से अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो जाती है। तभी रीत और मीत सिम्मी के रूम में आती हैं उसे ले जाने के लिए। अरे सिमू, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तुम्हारे बाल, सारा मेकअप ख़राब हो गया है, रीत ने सिम्मी को देखते हुए कहा। वो मेरी ज़रा सी आंख लग गई थी, उठी तो आंखों में दर्द हो रहा था, सिम्मी ने धीरे से कहा। अब ठीक हो तुम? मीत ने पूछा। सिम्मी ने धीरे से कहा। रीत और मीत सिम्मी को फिर से रेडी करती हैं और उसे अपने साथ बाहर लेकर चली जाती हैं। सिम्मी चुपचाप बैठी हुई थी और उसके हाथों में मेहंदी लग रही थी। सबको दिखाने के लिए तो वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था।
रीत मीत एक दूसरे को देखती है और डांस फ्लोर पर चली जाती है और सॉन्ग प्ले करने को बोलती है। सॉन्ग प्ले होता है और दोनों डांस करने लगती हैं। रीत मीत का डांस खत्म होते ही सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। सिम्मी के हाथ में लगभग मेहंदी लग ही गई थी। एक मेहंदी वाली ऋषभ को देखती है। ऋषभ उसे कुछ इशारा करता है जिस पर वह अपना सर हाँ में हिला देती है और वापस से सिम्मी को मेहंदी लगाने लगती है और उसके हाथ पर ऋषभ का नाम लिख देती है। वह इस तरह सिम्मी के हाथ पर ऋषभ का नाम लिखती है कि किसी को नजर ना आए। वहीं सिम्मी अपने मन में सोच रही थी कि आज उसके हाथों में अंकित के नाम की मेहंदी लग गई। वह धीरे धीरे ऋषभ से दूर हो जाएगी, पर ऋषभ के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वह अपने मन में बोलता है, मैं जानता हूँ सिम्मी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन स्वीकार नहीं कर रही हो। पर मैं तुम्हें अंकित से शादी नहीं करने दूंगा। मैं अपने प्यार को किसी और का नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो सिम्मी, सिर्फ मेरी। आई लव यू सिम्मी। तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है, वह भी मेरे नाम की, और कल तुम्हारी मांग में सिंदूर होगा, वह भी मेरे नाम का। सिम्मी के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। रीत और मीत उसके पास बैठी हुई उससे बातें कर रही थी। वहीं अंकित प्यार से सिम्मी को देख रहा था। उसका सपना पूरा होने वाला था। कल उसकी शादी है सिम्मी के साथ, यह सोचकर वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। बेबी अब हमें चलना चाहिए, अब तो प्रोग्राम ख़त्म ही होने वाला है। दिव्या ने ऋषभ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थोड़ी देर रुकते हैं फिर चलेंगे। ऋषभ ने दिव्या का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनकर दिव्या का मुंह बन जाता है। वह ऋषभ को देखती है और उठकर वहां से चली जाती है। रीत के साथ बैठी हुई सिम्मी ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी, तो वह रीत से फ़ोन को अटेंड करने के लिए बोलती है। रीत कॉल अटेंड करती है, पर सामने से कोई आवाज़ नहीं आती। रॉन्ग नंबर होगा शायद, इसलिए कट हो गया, रीत ने कहा। थोड़ी देर बाद फ़ोन फिर रिंग होता है। रीत कॉल रिसीव करती है, पर फिर से सामने से कोई आवाज़ नहीं आती। रीत, ऐसा कर, तू फ़ोन मेरे कान पर लगा दे, मैं देखती हूँ कौन है। सिम्मी ने कहा तो रीत फ़ोन उसके कान पर लगा देती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऋषभ से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुमने मुझे कुछ बहुत बुरा करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब जो भी बुरा होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। सामने से एक लड़की की गुस्से भरी आवाज़ आई। लड़की की बात सुनकर सिम्मी घबरा गई। वह लड़खड़ाती ज़बान में बोली, देखो मेरी बात सुनो। तब तक कॉल कट हो चुका था। सिम्मी आगे कुछ बोलती। सिम्मी को घबराए हुए देखकर रीत बोलती है, सिम्मू क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सिम्मी कुछ बोलती उससे पहले किसी के चीखने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सिम्मी घबरा जाती है। वह बोलती है, रीत ये आवाज़ किसकी है? मैं देखती हूँ, बोलकर रीत वहाँ से चली जाती है। चीखने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सभी का ध्यान उस तरफ चला जाता है। रीत जैसे ही दौड़कर जाती है तो देखती है कि सीढ़ियों के पास मीत गिरी हुई है और उसके सर से खून निकल रहा था। अंकित भी दौड़ते हुए आता है और मीत को चोटिल देखकर वह शॉक्ड हो जाता है। वह जल्दी से मीत के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। अंकित, मीत को तुरंत हॉस्पिटल ले चलो, रीत ने रोते हुए कहा। अंकित जल्दी से रीत के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इन सब में दोनों को सिम्मी का ख्याल ही नहीं रहा। रीत अभी तक आई क्यों नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, सिम्मी ने परेशान होते हुए खुद से कहा। वह उठती है और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगती है। उसके हाथ में मेहंदी लग रही थी, इसलिए मीत ने उसकी स्टिक रख दी थी। बिना स्टिक के चलना उसके लिए मुश्किल था। चलते वक्त उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और वह गिरने लगती है। वह गिरती उससे पहले ऋषभ आकर सिम्मी को पकड़ लेता है, जिससे सिम्मी ऋषभ की बाहों में झूल जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि वह ऋषभ की बाहों में है। ऋषभ धीरे से सिम्मी को खड़ा करता है और बोलता है, तुम ठीक हो? अभी किसके चीखने की आवाज़ आई थी? सिम्मी ने परेशान होते हुए ऋषभ से पूछा। वह मीत सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। क्या? वह ठीक तो है ना? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? सिम्मी ने घबराते हुए कहा। सर में चोट आई है। अंकित और रीत उसे हॉस्पिटल ले गए। अचानक ही सिम्मी को उस लड़की की कही हुई बात याद आती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने मन में बोलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ऋषभ से दूर रहती तो मीत के साथ यह हादसा नहीं होता। सिम्मी, तुम ठीक हो? सिम्मी को रोते हुए देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। सिम्मी झटके से ऋषभ का हाथ अपने कंधे से हटाती है और गुस्से से बोलती है, दूर रहो मुझसे। कितनी बार कहा है कि मेरे करीब मत आया करो। सिम्मी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे करीब आने का हक रखता हूँ, ऋषभ ने सिम्मी के पास जाते हुए कहा। ऋषभ के इस तरह पास आने पर सिम्मी घबरा जाती है। कोई है जो उस पर नज़र रख रहा है। तभी तो उसे पता चल जाता है जब भी ऋषभ उसके करीब आता है। अंकित और मीत के बाद वह नहीं चाहती थी कि रीत पर कोई मुसीबत आए। प्लीज़ ऋषभ, दूर चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। अब हम कभी एक नहीं हो सकते, सिम्मी ने रोते हुए कहा।
सिम्मी, इन बातों का सही वक्त नहीं है अभी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ऋषभ ने कहा। कहीं नहीं जाना है मुझे तुम्हारे साथ, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी मीत के पास, सिम्मी ने ऋषभ से कहा और वह उसे धक्का देकर खुद से दूर करने वाली थी कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। आराम से सिम्मी, अभी तुम्हारी मेहंदी ख़राब हो जाती, ऋषभ ने कहा। तुम्हें मेरी मेहंदी से क्या लेना देना, दूर हटो, सिम्मी ने गुस्से से कहा। लेना देना है स्वीट हार्ट, क्योंकि तुम्हें मेहंदी मेरे नाम की लगी है। तुम्हारे दिल के साथ साथ तुम्हारी मेहंदी में भी मेरा नाम लिखा हुआ है, फिर मैं उसे ख़राब कैसे होने दे सकता हूँ, ऋषभ ने सिम्मी के कान में धीरे से कहा। ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी हैरान हो जाती है। अचानक ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे यह सुनकर उसके दिल को सुकून मिल गया हो। सिम्मी को सोच में गुम देखकर ऋषभ सिम्मी को अपनी बाहों में उठाता है और बाहर कार की तरफ चल देता है। ऋषभ के उसे उठाने पर वह अपनी सोच से बाहर आती है और गुस्से से बोलती है, ये क्या कर रहे हो ऋषभ, नीचे उतारो मुझे, मैं अपनी जान को घर छोड़ने जा रहा हूँ, इसलिए अब चुपचाप मेरे साथ घर चलो, ऋषभ ने सिम्मी को कार में बैठाते हुए कहा। और दिव्या, उसका क्या, सिम्मी ने धीरे से कहा। तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद चली जाएगी, ऋषभ ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। पर चाबी तो नहीं है मेरे पास, सिम्मी ने धीरे से कहा। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ ने कुछ देर उसको देखा और कार आगे बढ़ा दी। इधर दिव्या ऋषभ को हर जगह ढूंढती है पर वह उसे कहीं नजर नहीं आता है। वह गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कैब बुक करके होटल के लिए निकल जाती है। इधर हॉस्पिटल में मीत का इलाज चल रहा था। अंकित और रीत परेशान से बाहर खड़े डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। ओह गॉड, मीत को इस हाल में देखकर हमें सिम्मी का ध्यान ही नहीं रहा। वह होटल में अकेली परेशान हो रही होगी, रीत ने परेशान होते हुए कहा। तो अंकित को भी सिम्मी का ख्याल आता है और वह परेशान हो जाता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं, देखिए फिलहाल तो पेशेंट खतरे से बाहर है, पर मुझे डर है कि वह कोमा में जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर अंकित और रीत को झटका लगता है। ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, प्लीज़ कुछ करिए जिससे मीत ठीक हो जाए, रीत ने नम आंखों से कहा। सॉरी, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। रीत वहीं रखी बेंच पर बैठकर रोने लगती है। अंकित को भी समझ नहीं आता है कि अचानक से क्या हो गया। तभी रीत का फ़ोन बजता है। वह कॉल पिक करती है और सामने वाले की बात सुनकर कॉल कट कर देती है। किसका फ़ोन था, अंकित ने रीत को सोच में गुम देख कर कहा। वो ऋषभ ने कॉल किया था, सिम्मी अकेली थी इसलिए वह सिम्मी को अपने साथ होटल ले गया है। उसने बोला है वह सुबह उसे घर पहुंचा देगा, रीत ने धीरे से कहा। सिम्मी ऋषभ के साथ है, ये सुनकर अंकित को बुरा लगता है। वह बोलता है, मैं सिम्मी को लेकर घर छोड़ देता हूँ, उससे बोल दो कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंकित, इस वक्त तुम्हारा यहाँ होना ज़रूरी है, मैं अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर पाऊँगी, तुम परेशान मत हो, सिम्मी को पता है कि उसे क्या कहना है, रीत ने कहा। तो अंकित को उसकी बात माननी पड़ी। ऋषभ सिम्मी को लेकर होटल आ जाता है। सिम्मी ने उसे बहुत मना किया था कि वह उसके यहाँ नहीं जाएगी, पर ऋषभ नहीं माना। ऋषभ ने कार का डोर ओपन किया और सिम्मी को अपनी बाहों में लेकर कार को लॉक करके होटल में चला गया। कुछ देर में वह अपने रूम में था। उसने सिम्मी को सोफे पर बैठाया और कहा, तुमने कुछ खाया नहीं है इसलिए मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, मुझे भूख नहीं है, सिम्मी ने मुंह फेरते हुए कहा। पर मुझे तो है ना, ऋषभ ने कहा और कॉल करके अपने रूम में खाना लाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में वेटर उसके रूम में खाना रखकर चला जाता है। ऋषभ प्लेट में खाना निकालता है और सिम्मी के पास सोफे पर बैठकर बोलता है, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी हुई है इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। सिम्मी, जो लड़की की बात सुनकर घबराई हुई थी, उसे ऋषभ के करीब जाने में डर लग रहा था। अब तक तो उस लड़की को पता चल गया होगा कि मैं ऋषभ के साथ हूँ, पता नहीं अब वह क्या करेगी। सिम्मी, क्या सोच रही हो, मुंह खोलो और खाना खाओ, ऋषभ ने सिम्मी को सोच में गुम देख कर कहा। मैंने कहा ना, सिम्मी कुछ बोलती तब तक ऋषभ उसके मुंह में खाने का एक निवाला डाल देता है और बोलता है, अब कोई बहस नहीं, चुपचाप खाना खाओ। ऋषभ बहुत प्यार से सिम्मी को खाना खिला रहा था, इसलिए सिम्मी उसे मना नहीं कर पाई। थोड़ी ही देर में दोनों ने अपना अपना डिनर फिनिश किया तो वेटर आकर प्लेटें उठाकर ले गया। तभी दिव्या आकर ऋषभ के रूम की डोरबेल बजाती है, जिस पर ऋषभ उसे नींद आने का मैसेज करके जाने को बोलता है। उसे पता था कि इस वक्त वही आई होगी। थोड़ी देर बाद ऋषभ सिम्मी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, तुम्हारे हाथों में मेहंदी बहुत सुंदर लग रही है। सिम्मी अपना हाथ वापस खींच लेती है और बोलती है, प्लीज़ ऋषभ, दूर रहो मुझसे। ऋषभ सिम्मी के पास रख कर बैठ जाता है और बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूं स्वीट हार्ट। सिम्मी खींचते हुए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे पत्नी हो तुम मेरी, तुम पर हक बनता है मेरा, ऋषभ ने प्यार से कहा। काश कि यह हक तुमने पहले जताया होता। सिम्मी ने अपने मन में सोचा, अच्छा तुम थक गई होगी, चलो सो जाओ, मैं यही ठीक हूँ, तुम्हें सोना है तो सो जाओ, वैसे भी कल मेरी शादी है तो मुझे उसके बारे में सोचना है, सिम्मी ने बेरुखी से कहा। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ को बहुत गुस्सा आता है।
वह सिम्मी को कंधे से पकड़ते हुए, हर बार यही बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए बर्दाश्त नहीं है कि तुम अपनी ज़ुबान पर किसी और का नाम लाओ। मुझे भी ऐसे ही बुरा लगता था ऋषभ, जब तुम दिव्या के करीब जाते थे, उसे अपना प्यार बोलते थे, तब मुझे भी वैसे ही तकलीफ़ होती थी जैसे अभी तुम्हें हो रही है। दिव्या ने नम आँखों से कहा, बहुत दुख दिया है ना मैंने तुमको, प्लीज़ सिम्मी मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी दोस्ती को प्यार समझता था और इन सब में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी। पर तुम ही बताओ, जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुमसे नाराज़ कैसे ना होता। क्या तुम मेरी जगह होती तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं होती। ऋषभ ने अपना सर सिम्मी के सर से लगाते हुए प्यार से कहा। ऋषभ की बातें सिम्मी का दिल धड़का रही थी। अचानक ही सिम्मी के कानों में उस लड़की की आवाज़ गूंजने लगी जो उसे ऋषभ से दूर रहने की चेतावनी दे रही थी। तभी उसे अंकित और मीत के साथ हुए हादसे का ख्याल आता है जिससे वह डर जाती है। वह झटके से ऋषभ को अपने से दूर करती है और सोफे पर से उठकर खड़ी हो जाती है। ऋषभ प्लीज़, मैं उन पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ तुम उन बातों का जिक्र मत करो। मेरे लिए आज की सच्चाई यही है कि मैं अंकित के साथ एक रिश्ते में बनने जा रही हूँ। सिम्मी ने चिल्लाते हुए कहा। ऋषभ सिम्मी की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वैसे ही बैठा रहता है। उसे भी पता है उसने जो भी सिम्मी के साथ किया है उसके लिए माफ़ी मिलना इतना आसान नहीं है। ऋषभ के चुप रहने पर सिम्मी समझ जाती है कि उसकी बातें उसे तकलीफ़ पहुंचा रही हैं। वह धीरे से बोलती है, ऋषभ, दिव्या तुमसे बहुत प्यार करती है ना। हाँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, हाँ, पर तुम्हारे जितना नहीं। क्या वह तुम्हारे लिए किसी की जान भी ले सकती है? क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अचानक ही ऋषभ ने चौंकते हुए कहा। हाँ या ना में जवाब दो। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? दिव्या ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी क्या? ऋषभ ने परेशान होते हुए सिम्मी से पूछा। अचानक ही सिम्मी को उस लड़की की बात याद आई जब उसने सिम्मी को चेतावनी दी थी कि अगर उसने उसके बारे में किसी को बताया तो अब तक वह उसके दोस्तों को चोट पहुंचा रही है और अब उन्हें जान से मार देगी। सिम्मी अपने आप को संभालती है और बोलती है, नहीं, मैं बस पूछ रही थी, क्या पता मैं यहाँ हूँ जानकर वह मुझे मार ही न डाले। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें चोट पहुँचा सके। रही बात दिव्या की, तो मैं उसे खुद बताने वाला हूँ कि मैं उससे नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। ऋषभ ने सिम्मी के पास आते हुए कहा। ऋषभ, मुझे सोना है, सिम्मी ने बात न करने के इरादे से कहा। तो मना किसने किया है? यह रूम भी तुम्हारा है और मैं भी। ऋषभ ने पीछे से सिम्मी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए कहा। ऋषभ के स्पर्श से सिम्मी अंदर तक सिहर जाती है। वह धीरे से बोलती है, ऋषभ। ऋषभ ने सिम्मी की गर्दन पर किस करते हुए कहा, प्लीज़ ऋषभ, पति हूँ तुम्हारा, तुम भले ही कितना ही इनकार कर लो। ऋषभ ने धीरे से सिम्मी के कान में कहा। ऋषभ सिम्मी को अपनी तरफ घुमाता है और उसे देखने लगता है। वह मुस्कुराते हुए सिम्मी के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। वह अपने मन में सोचता है, मैं जानता हूँ सिम्मी, तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, तभी तो मेरी करीबी तुम्हें बहका देती है। वहीं सिम्मी अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब भी ऋषभ उसके करीब आता है वह पिघल जाती है। वह चाहकर भी ऋषभ को अपने से दूर नहीं कर पाती है। बहुत मोहब्बत जो करती है उससे। कुछ देर बाद ऋषभ सिम्मी से अलग होता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाकर बेड पर लेटा देता है। फिर खुद भी उसके पास लेट जाता है और वापस से उसे किस करने लगता है। सिम्मी के हाथ उसकी कमर पर कस जाते हैं। सुबह के वक्त ऋषभ और सिम्मी एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए आराम से सो रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर सुकून की नींद साफ देखी जा सकती थी। तभी सिम्मी हल्का सा कसमसाती है और उसकी नींद खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि वह किसी की बाहों में है, पर जल्दी ही उसे ऋषभ की छुअन का एहसास होता है। उसके दिमाग में कल की बातें चलने लगती हैं। खुद को ऋषभ की बाहों में महसूस करके सिम्मी उठने लगते। इतनी भी जल्दी क्या है उठने की, थोड़ी देर ऐसे ही मेरे पास लेटी रहो। ऋषभ ने सिम्मी को वापस से अपने करीब खींच लिया और उसे सीने से लगा लिया। छोड़ो मुझे, सिम्मी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। छोड़ दूंगा, ज़रा अपने पतिदेव के गाल पर एक प्यारी सी किस तो दे दो। ऋषभ ने धीरे से सिम्मी के कान में कहा। अपने आप को मेरा पति बोलना बंद करो, कुछ नहीं लगते तुम मेरे, और ये बात तुम्हें आज पता चल जाएगी जब मैं अंकित के साथ शादी के बंधन में बंध जाऊंगी। सिम्मी ने थोड़ा गुस्से से कहा। ऋषभ अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अंकित से शादी करोगी और मैं देखता रहूँगा? तुम उसके साथ फेरों के लिए अपने जितने कदम बढ़ाओगी उतना ही मुझे मौत के करीब पाओगी। ऋषभ, सिम्मी ने तड़पते हुए कहा। क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ? तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है, फिर मेरे जीने ना जीने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो ऋषभ? तुम दिव्या के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और उसके साथ खुश रहो। तुम जो चाहते हो वह नहीं हो सकता है। सिमी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। वह कैसे ऋषभ के साथ अपने जीवन की कल्पना कर सकती है?
उसे उसकी सच्चाई पता है कि वह अंधी है। फिर उस लड़की का उसे ऋषभ से दूर रहने की धमकी देना। वह उलझन में फंसी हुई है, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसका दिल उसे ऋषभ के पास जाने के लिए बोल रहा है, जबकि उसका दिमाग अंकित ने अब तक उसके लिए जो किया उसके एहसान चुकाने के लिए बोल रहा था। मैं दिव्या के साथ नहीं, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, ऋषभ ने प्यार से सिम्मी के गाल पर किस करते हुए कहा। ऋषभ, अंकित किसी भी वक्त आता होगा, प्लीज़ छोड़ो मुझे, सिम्मी ने धीरे से कहा, क्योंकि वह जानती थी कि ऋषभ से कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऋषभ कुछ देर सिम्मी को देखता है और छोड़ देता है। उसकी पकड़ से छूटते ही सिम्मी अपने अस्त व्यस्त कपड़े सही करती है और धीरे से वॉशरूम जाने के लिए बोलती है। ऋषभ उसे वॉशरूम तक छोड़ता है तो सिम्मी अंदर जाकर गेट लॉक कर देती है और धीरे धीरे चलते हुए नल ढूंढने लगती है। जब नल तक उसका हाथ पहुंच जाता है तो वह पहले अपने हाथ धोती है और फिर मुंह धुलने के बाद थोड़ी देर वह वैसे ही खड़ी रहती है। उसे रात की बात याद आ रही थी जो उसने ऋषभ की बाहों में बिताई थी। रात को जब वह बेड पर लेटी हुई थी और ऋषभ उसे किस कर रहा था, वह भी सब कुछ भूलकर ऋषभ में खो गई थी और अपने हाथ ऋषभ के कमर पर कस दिए थे। थोड़ी देर बाद ऋषभ उससे अलग होता है और सिम्मी को अपने सीने से लगाते हुए बोलता है, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे सिम्मी, और मुझे यह भी पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर मैं इससे आगे बढ़कर तुम्हें खुद की नज़रों में नहीं गिराना चाहता। मैं तुम्हें पूरी तरह अपना तब बनाऊंगा जब तुम मुझे दिल से स्वीकार कर लोगी, तब जब तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे करीब आओगी। तब तक मेरे लिए तुम ऐसे ही मेरे पास रहो जिससे मेरे दिल को सुकून मिले। ऋषभ की बात पर सिम्मी कुछ नहीं बोलती है। उसकी चुप्पी को सहमति समझते हुए ऋषभ उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। ऋषभ की बाहों में सिम्मी को भी सुकून मिलता है और वह भी बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाती है। सिम्मी, ऋषभ ने आवाज़ दी तो सिम्मी अपनी सोच से बाहर आई और वॉशरूम से बाहर निकल गई। ऋषभ उसका हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी मेहंदी का रंग बहुत गहरा है, इसका मतलब पता है तुम्हें? इसका मतलब है कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करेगा और मैं तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तो मेहंदी का रंग गहरा होना ही था। सिम्मी कुछ बोलती तब तक डोरबेल बजती है। वह धीरे से बोलती है, शायद अंकित आ गया है। एक बार फिर सोच लो सिम्मी, तुम्हारे इस फैसले से हम दोनों ही खुश नहीं रहेंगे, ऋषभ ने सिम्मी के गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा। तभी फिर डोरबेल बजती है तो ऋषभ सिम्मी को सोफे पर बैठाकर जाकर गेट ओपन करता है तो सामने अंकित खड़ा था। ऋषभ अंकित को अंदर आने का इशारा करता है। अंकित ऋषभ को घूरते हुए अंदर आता है और बोलता है, सीमू चलो हमें घर चलना है। नहीं अंकित, मैं पहले हॉस्पिटल जाऊंगी मीत से मिलने। वैसे मीत ठीक है ना, सिम्मी ने सोफे से उठकर कहा। सीमू पहले हम घर चलेंगे, वहाँ से फ्रेश होकर फिर हॉस्पिटल चलेंगे, अंकित ने सिम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा। सिम्मी का हाथ अंकित के हाथ में देखकर ऋषभ को बहुत बुरा लगता है। ठीक है अंकित, पर मुझे इतना तो बता दो कि मीत कैसी है? डॉक्टर ने कहा है कि मीत कोमा में जा सकती है, फिलहाल तो वह बेहोश है, अंकित ने नम आंखों से कहा। क्या? अंकित की बात सुनकर सिम्मी सदमे से लड़खड़ा जाती है। ऋषभ उसे पकड़ता है, तब तक अंकित उसे पकड़ लेता है और घूर कर ऋषभ को देखने लगता है, जैसे उससे बोल रहा हो कि सिम्मी उसकी होने वाली पत्नी है, वह उससे दूर रहे। सिम्मी रोते हुए अपने आप को कोस रही थी कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। अगर वह ऋषभ के करीब नहीं गई होती तो शायद आज मीत की ऐसी हालत नहीं हुई होती। अंकित सिम्मी को संभालता है और वहाँ से ले जाने लगता है। ऋषभ का दिल करता है कि वह सिम्मी को रोक ले, लेकिन उसे पता था कि इस वक्त सिम्मी तकलीफ में है। अंकित सिम्मी को लेकर घर आता है, जहां वह दोनों फ्रेश होने के बाद हॉस्पिटल चले जाते हैं। सिम्मी को अपने सामने देखकर रीत उसके गले लग जाती है और वह दोनों रोने लगती हैं। सीमू देखना मीत को क्या हो गया, वह उठ ही नहीं रही है, डॉक्टर ने कहा है कि वह कोमा में भी जा सकती है, रीत ने रोते हुए कहा। टू बी कंटिन्यूड।